पहले ऐसा कहा जाता था कि पूरा पक जाए मोतियाबिंद तब ऑपरेट कराओ, पर वो सर्जरी अलग थी, वो बहुत बड़े कट वाली अलग टाइप की सर्जरी थी। अब जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, मीडियम स्टेज में कराए तो अच्छे प्रोग्नोसिस रहता है। ओह। ग्लोकोमा का एक डैमेज है जो परमानेंट है, जो ओके। गया है हम उसको कभी वापस नहीं ला सकते, जो है उसको बचाना है, मतलब ये ग्लोकोमा का मेन है। इसीलिए इसका हम स्क्रीनिंग सेम विद डायबिटिक रेटिनोपैथी, थोड़ा बहुत हम वी कैन ऑब्वियसली एडवांस स्टेज और मीडियम स्टेज में रिवर्सिबल है एटलीस्ट, बट इसमें तो ऐसा है कि एक बार गया तो वॉट एवर परसेंटेज इज गॉन। आई ट्रांसप्लांट की जरूरत किन किन केसेस में पड़ती है एक्चुअली, एंड क्या मतलब पूरा ये आई सॉकेट जो होता है इट्स कम्प्लीटली द होल थिंग इज रिप्लेस्ड, या कुछ एक सर्टेन पार्ट होता है? जब हम लोग कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं तो वी यूज ड्रॉप्स। एक्चुअली ये भी बहुत एनेस्थेटिक ड्रॉप्स यूज करते हैं, ये भी बहुत पेशेंट्स वरी करते हैं कि ड्रॉप से कैसे इतना एनेस्थीसिया आ जाएगा कि मेरे को दर्द ही नहीं होगा। बट वी यूज ड्रॉप्स, तो वो सरफेस को पूरा एनेस्थेटाइज कर देते हैं, फिर हम आंखों के अंदर एंटर करते हैं और अंदर एनेस्थीसिया डाल देते हैं, तो फिर लाइक ओवरऑल फुल एनेस्थेटाइज हो जाता है। सबसे खतरनाक आई प्रॉब्लम्स की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? इनमें पेन नहीं होता। ग्लूकोमा हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो या कैटरैक्ट, जब तक सिम्टम्स दिखते हैं तब तक डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। और अक्सर ये डैमेज सिर्फ आंखों को नहीं होता, ये धीरे धीरे हमारी इंडिपेंडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस और लाइफ की क्वालिटी को भी छीन लेता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम एवरीडे पॉडकास्ट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम हर रोज लाइफ के रियल इश्यूज पर बात करते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, माइंडसेट हो या फिर हीलिंग, ताकि हम और आप अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली बेटर बना सकें। और आज हम बात करने वाले हैं आंखों के बारे में। स्क्रीन से शुरू होने वाली प्रॉब्लम से लेकर कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसे साइलेंट कंडीशंस तक, जो ज्यादातर हमारे पेरेंट्स और एल्डर्स को अफेक्ट करती हैं। और इस इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चारुल, जो एक कॉर्नियल, कैटरैक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जन हैं और करंटली डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रही हैं। मेडिकल एक्सपर्टीज के साथ साथ डॉक्टर चारुल ये भी स्ट्रांगली बिलीव करती हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग और राइट माइंडसेट हीलिंग को डीपली इन्फ्लुएंस करता है, और शायद इसी वजह से उनके पेशेंट्स सिर्फ बेटर देखते नहीं हैं बल्कि ज्यादा कॉन्फिडेंट और होपफुल भी फील करते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स वेलकम डॉक्टर चारुल। Hi, Dr. Charul. Welcome to Blossom Everyday podcast. Thank you so much for joining us today. Hi Rachna, thank you so much for inviting me. Really excited and looking forward to it. Same here. I am so excited to learn so much about eye health. मतलब आईज तो हमारी, कहते हैं ना, आंखें हमारे दिल का दर्पण है, तो वो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। So true, so true. So डॉक्टर चारुल, सबसे पहले हम एक सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन भी हो गया है, विच इज डिजिटल आई स्ट्रेन। क्योंकि हर एक कहीं पे भी आप चले जाओ, डिजिटल एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया है। आप जितना मर्जी अवॉइड करने की कोशिश भी क्यों ना करो, कहीं ना कहीं वो बढ़ गया है। स्कूल में भी जाओगे तो वहां पर किताबों की जगह पर आईपैड्स ने ले ली है, लैपटॉप्स ने ले ली है, एंड ऑफिस तो ऑब्वियसली इट्स ऑल लैपटॉप्स एंड एवरीथिंग। सो हाउ डज डिजिटल एक्सपोजर अफेक्ट आवर आई हेल्थ? Okay, so yeah, डिजिटल स्क्रीन एज यू सेड, राइटली सेड, कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया है, और ऐसा है कि हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बोले पेशेंट को नहीं आप मत करो, मत देखो, क्योंकि इंसान कितना भी रिड्यूस करे, आजकल तो वर्क प्रोफाइल ही 10 आवर्स 12 आवर्स पर डे स्क्रीन यूज करना ही है। तो स्क्रीन की वजह से प्रॉब्लम्स क्या होती है, मेन बहुत ही फ्यू मेजर थिंग्स है जो स्क्रीन यूज करने की वजह से होती है। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी आईज जो है, अगर हम दूर देखें तो वी आर आवर आईज मसल्स आर ऑल रिलैक्स्ड। जो अगर हम डिस्टेंस में देख रहे हैं तो सारी मसल्स इक्वली वर्किंग है और रिलैक्स होती हैं। पर जैसे ही हम, क्योंकि स्क्रीन वो सब बहुत ही पास होता है, तो जब हमें पास देखना होता है तो हमारी यहाँ की जो मसल है उसको टाइट होना पड़ता है, दोनों आंख पास आती है तो नियर पॉइंट को फोकस होता है। तो उस समय जब हम नियर पॉइंट को फोकस कर रहे हैं तो ये मसल स्ट्रेन में है। अब घंटों अगर हम नियर पॉइंट फोकस करते रहे, मतलब ऑब्वियसली पास का काम करते रहे जैसे कि स्क्रीन और लैपटॉप, मोबाइल एंड ऑल, तो ये मसल्स कंटिन्यूअसली टायर्ड हो जाती हैं। तो इसकी वजह से हमारे आंख में भारीपन, हैवीनेस, यहाँ पे पेन, हेडेक, वो सारे इश्यूज शुरू होते हैं।
सेकंड एक क्या चीज होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब भी हम स्क्रीन देख रहे होते हैं तो हम बहुत फोकस से काम कर रहे होते हैं, लाइक एकदम स्टेयर करके देख रहे होते हैं, मतलब क्योंकि वर्क ही है ना, तो वो काम में इंसान भूल जाता है, एकदम ऐसे घूरने लगते हैं। तो क्योंकि हम बहुत फोकस से घूर के काम करने लगते हैं तो हमारी जो नॉर्मल आंखों की ब्लिंकिंग है वो कम हो जाती है। तो नॉर्मली ऐसा देखा है, स्टडीज भी हुई है कि नॉर्मल ब्लिंक रेट जो 14 to 15 टाइम्स पर मिनट होनी चाहिए, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स में 4 to 5 टाइम्स हो गई हैं। तो इट हैज ऑलमोस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस टू 1/3। और ब्लिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आंखों में जो पानी की एक लेयर होती है, तो अगर हम आंख, वो पानी की लेयर जो आंखों को वेट रखती है, अगर वो लेयर अच्छे से नहीं हो तो ड्राइनेस होने लगती है। तो जब हम ब्लिंक करते हैं और ओपन करते हैं तो वो लेयर फॉर्म होती है। अब मान लीजिए आपने ब्लिंक किया, ओपन किया और आप काम करने लगे, फिर आप दोबारा ब्लिंक नहीं कर रहे हैं, पर वो जो लेयर फॉर्म हुई थी वो तो एनवायरनमेंट के हिसाब से ड्राई हो जाएगी, वो तो होती है, लाइक द मैक्स टाइम इज 10 सेकेंड्स। तो वो 10 सेकेंड्स कुछ थोड़े सेकेंड्स में इवेपोरेट होने लगेगा, तो ड्राई स्पॉट्स फॉर्म होंगे। बट बिकॉज यू आर सो मच फोकस्ड, आप फिर से ब्लिंक नहीं कर रहे हैं बिकॉज यू आर वर्किंग, तो उसके से वो ड्राई स्पॉट्स जो है वो फिर ब्रेन को सेंसेशन भेजेंगे कि ड्राइनेस है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, रिफ्लेक्स में वाटरिंग होने लगती है, तो वो ब्रेन को लगता है ड्राइनेस है, तो ब्रेन जो वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है, मतलब उसको वो भेजते हैं, सिग्नल्स भेजता है, इसके से फिर वो सेक्रेट करने, तो पानी बहने लगता है। या फिर और भी, तो ड्राइनेस हर किसी में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। किसी को रेडनेस हो सकता है, किसी को आई इरिटेशन, बहुत सारे लोगों को लगता है जैसे आंखों में कुछ है फॉरेन बॉडी, जैसे कि सैंड है या कुछ गड़ रहा है। वो भी इसलिए लगता है क्योंकि आंखों का जो पानी होता है वो आंखों में लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, मतलब जो आंखों के पलके हैं वो अपने काले वाले भाग के ऊपर ऊपर नीचे करती हैं। तो अगर एक पानी की लेयर रहे तो वो लगता नहीं है, मतलब जैसे कि कार्स में होता है कि दो, उसके बीच में ऑयल लेयर होती है ताकि वो रगड़े ना, तो वैसे ही वो रगड़े नहीं के लिए वो लेयर वाटर लेयर होते हैं। अगर वाटर लेयर स्टेबल नहीं है तो फिर वो जब भी हम ब्लिंक करेंगे ऐसा लगता है कि कुछ है, क्योंकि वो रब हो रहा है। तो ये सारी चीजें ड्राइनेस की वजह से लोगों को फील हो सकती है, और वो स्क्रीन की वजह से ज्यादा हो गई है। आजकल हमें बहुत पेशेंट्स मिल रहे हैं जिनको ये आई पेन, हैवीनेस, ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। राइट। तो अर्ली साइंस क्या होते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन के, कि इस टाइम पर डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए चेकअप के लिए? हाँ, तो कभी भी अगर आपको लगे कि आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं और उसके बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब व्हेन यू आर यूजिंग स्क्रीन, उसके वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टरनून या इवनिंग में, क्योंकि दिन भर आप यूज कर रहे हैं, उस वजह से आंखों में भारीपन लग रहा है, हैवीनेस लग रही है, स्क्रीन यूज करने के बाद पेन होने लग रहा है, या फिर आई शाम आते आते आंखों में लालपन आ जा रहा है, या आपको लग रहा है कि कुछ है आंखों में, वैसे कुछ भी चीजें लगे आपको जैसे कि विच इज नॉट नॉर्मल, सो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अपने कोई भी बॉडी का पार्ट फील नहीं होना चाहिए। अगर हमें कहीं कुछ फील हो रहा है तो दैट मीन्स बॉडी इज गिविंग अ सिग्नल कि नाउ यू हैव टू लुक इनटू दिस मैटर। लाइक यहाँ पे अगर आपको हार्ट में पेन फील हो रहा है या हैवीनेस, मतलब आप अभी बैठे हो तो आपको कुछ भी नहीं फील हो रहा होगा, राइट? ऑल द पार्ट्स आर नॉर्मल, तो कुछ पेन नहीं होगा। पर अगर कुछ भी इश्यू लग रहा है जो आपको लगे कि ये तो नॉर्मल नहीं है, तो यू शुड डेफिनेटली रीच आउट टू योर डॉक्टर। राइट। और जो बच्चे हैं, बच्चे एक्चुअली ग्रोइंग स्टेज पे होते हैं, उनकी मसल सब ग्रो हो रही होती हैं, बोन्स ग्रो हो रहे होते हैं, तो उन पे कितना ज्यादा इफेक्ट आता है, मतलब अडल्ट्स के कंपैरिजन में अगर हम करते हैं बात तो? सो सिम्टम्स वाइज अगर देखें तो ड्राइनेस तो बच्चों को भी आती है जैसे अडल्ट्स को आती है। और फैक्ट मैं खुद ही सरप्राइज, लाइक कभी हमने पहले, लाइक अर्ली टाइम इन माय करियर, आई डिडंट सी सो मेनी किड्स हैविंग ड्राइनेस, लाइक दे विल स्टार्ट लुकिंग लाइक दिस और दे विल ऑल्सो ब्लिंक वेरी फ्रीक्वेंटली। ये सारी चीजें मोर कॉमन किड्स में, किड्स को समझ नहीं आता कि उनको ड्राइनेस है, तो वो ब्लिंक करने लगेंगे और थोड़ा आंख से छोटा करके देखेंगे, तो वो सारी चीजों से समझ में आता है कि ठीक है उनको ड्राइनेस है। और स्क्रीन की वजह से प्लस उनको आई पेन, हैवीनेस, वो सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे एक्चुअली बच्चे आ रहे हैं जो कहते हैं कि शाम होते होते, रात होते होते, क्योंकि स्कूल में भी स्क्रीन है, फिर आईपैड्स, और घर आके होमवर्क्स भी उसी पे हो रहा है, तो रात होते होते हमारा आंख बहुत दर्द होने लगता है, टायर्ड फील होने लगता है। तो वो सारे सिम्टम्स बच्चों को भी वैसे ही रहते हैं ऑलमोस्ट। एक और चीजें हैं जो देखी गई हैं कि क्योंकि अगर स्क्रीन में, मतलब स्टडी एजुकेशनल इज वन थिंग, बट अगर किसी और वजह से स्क्रीन यूज कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए गेमिंग के लिए या कुछ ऐसे ही सिंपली स्क्रोल कर रहे हैं, तो उन सब वजह से बिहेवियरल इश्यूज देखे गए हैं बच्चों में, जैसे कि
अगर बच्चा मोबाइल में है, क्योंकि मोबाइल का वर्ल्ड इज एंटायरली अ डिफरेंट वर्ल्ड, उसमें इतनी फास्ट चीजें चेंज हो रही हैं कि बाहर वाली वर्ल्ड बच्चे को हमेशा बोरिंग लगेगी, क्योंकि वो चीज उतने स्पीड से बदल ही नहीं सकती है। तो वो उस जिस बच्चे को ज्यादा फोन देखने की आदत हो जाए, फिर उसको बाहर चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मतलब ही दैट किड विल मोस्टली बी इंटरेस्टेड कि मोबाइल ही देखे, वो एक एडिक्शन जैसा हो जाएगा। प्लस बहुत सारे बच्चे कंपैरिजन करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं उनका अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है और हम नहीं हैं, तो उसके से डिप्रेशन, एंग्जाइटी। अकॉर्डिंग टू स्टडीज ऐसा देखा गया कि गेमिंग और उन सब की वजह से बहुत इश्यूज, बिहेवियरल एडीएचडी की प्रॉब्लम्स वो सब बच्चों में शुरू हो रही है आजकल। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट आईज, एक्चुअली इट्स अबाउट ओवरऑल हेल्थ। कि अगर स्क्रीन आप देख रहे हैं तो पहली बात ही कंट्रोल में देखें। वेदर इट्स सो एजुकेशनल इज समथिंग वी कांट अवॉइड, दैट इज समथिंग वो करना ही पड़ेगा, जितना आप चाहें छोटे से बड़े में शिफ्ट हो तो अच्छा है। बट अगर ये एंटरटेनमेंट के लिए यूज करें तो दैट शुड बी डेफिनेटली मॉनिटर्ड एंड पेरेंट कंट्रोल होना चाहिए कि इतने देर ही देखना ही एंड ऑल दोज थिंग्स। राइट। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे ड्राई आईज की प्रॉब्लम है या फिर वाटरिंग है और रेड आई हो जाती हैं, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने बताई, ये रिवर्सिबल होती हैं या फिर परमानेंट डैमेज हो जाता है इनकी वजह से? नहीं नहीं, बिल्कुल रिवर्सिबल होती है, टेंशन की जरूरत नहीं है। ओके। क्योंकि सारे लोग बेचारे स्क्रीन यूज कर रहे हैं। दैट्स अ रिलीफ। हाँ, तो इसलिए कोई भी ये चीज है तो इसमें कुछ लाइक आई जस्ट टेल यू फ्यू थिंग्स विच वी शुड डू, जिस जो अगर हम करें तो हमारी आई के प्रॉब्लम, मतलब व्हेन वी आर यूजिंग स्क्रीन उतना स्ट्रेन नहीं होगा। एक तो है 20-20-20 रूल, आई थिंक मे बी यू ऑल्सो माइट हैव हर्ड, आई थिंक एवरीवन नोज, बट एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है? तो एज आई टोल्ड ना कि सारी मसल्स रिलैक्स होती है जब हम दूर देखें, जब हम पास देखते तो यहाँ की मसल स्ट्रेन हो जाती है। तो 20-20-20 रूल बोलता है कि हर 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स के लिए 20 मीटर देखना है। तो मेनली इट इज ट्राइंग टू टेल यू कि आप एटलीस्ट 20 मिनट्स नहीं तो एटलीस्ट 30 मिनट्स, हर आधे घंटे में आप थोड़ी देर दूर देख लीजिए। तो आप जब दूर देखेंगे तो आपकी ये मसल रिलैक्स हो जाएगी। आप आधे मिनट के लिए देख, ऐसा नहीं है कि आपको हर आधे घंटे पे या एक घंटे पे 5 मिनट का ब्रेक लेके घूमना है, वैसा कुछ भी नहीं। आप जहां बैठे हो आप बस थोड़ी देर दूर देख लीजिए, दूर देखोगे तो आपकी मसल रिलैक्स हो जाएगी। थोड़ा 1 मिनट आधे मिनट के लिए थोड़ी देर आंख बंद कर लीजिए, तो थोड़ा ब्लिंकिंग, ये सारी चीजों से आंख थोड़ा रिलैक्स रहेगी। सेकेंड थिंग है फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करनी चाहिए। ब्लिंकिंग हम जितना मतलब याद करके, क्योंकि आप वर्क में भूल सकते हैं, तो याद करके स्टार्ट करनी चाहिए। हमेशा ट्राई करना चाहिए हर 6-7 सेकेंड में एक ब्लिंक हो, विच आई नो इज वेरी टफ बिकॉज एवरीवन विल बी बिजी इन देयर वर्क, बट इट्स जस्ट दैट वी हैव सीन पेशेंट्स कमिंग इन देयर 40s who have not done all these things and now are struggling and having lot of pain and all, and then अभी एटलीस्ट आप शुरू करना ही है, ड्राइनेस ऑलरेडी सेट इन हो गई है, तो उससे अच्छा है कि आप पहले से करोगे ये सारी चीजें तो आइज थोड़ा रिलैक्स रहेगी। थोड़ी और चीजें हैं, जैसे कि कभी भी स्क्रीन रखें तो स्क्रीन ऊपर नहीं होनी चाहिए, हमेशा थोड़ा आई लेवल से डाउन होनी चाहिए, सो दैट आपकी आंख फुल ओपन ना रहे, क्योंकि जितना ओपन रहेगी उतना ड्राई ज्यादा होगी। थोड़ा आप नीचे रखोगे तो वो जो ये ओपनिंग है वो थोड़ा कंट्रोल्ड रहेगी। सेकेंड थिंग, जो स्क्रीन का वो है लाइटनेस है, ब्राइटनेस है, वो सराउंडिंग से कम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सराउंडिंग एकदम डार्क है, आप स्क्रीन ब्राइट करके देख रहे हो जैसे कि डार्क रूम में या रात में देख रहे हो मोबाइल, तो उस सब चीजों से आंखों में स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है। तो वो सारी चीजें अवॉइड करें, थोड़ा इसको विजुअल हाइजीन की तरह बोलते हैं। अगर ये सारी चीजें फॉलो करें तो यू विल फील लाइक, तो इतने इश्यूज नहीं आएंगे, यू विल बी कंफर्टेबल विद योर वर्क एंड स्क्रीन एज वेल। और आजकल जो ये ब्लू कोटिंग वाले जो ग्लासेस आते हैं वो कितने इफेक्टिव होते हैं सेव करने में? हाँ, तो ब्लू कोटिंग एक्चुअली कई सारे तरह के कोटिंग आते हैं। एक होता है ब्लू कोटिंग, एक होता है एंटी रिफ्लेक्टिव, एक होता है एंटी ग्लेयर। सो ब्लू कोटिंग करते ऐसा मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेज, अब ब्लू कोटिंग थोड़ा मार्केटिंग में ज्यादा आ गया है, पर ऐसा अगर हम देखें तो ब्लू लाइट जो होती है वो आंखों के जो नसें हैं उनको डैमेज करती है, ऐसा अकॉर्डिंग टू स्टडीज है। बट जितना हम एक्सपोज सन से ब्लू लाइट में होते हैं कंपैरेटिवली स्क्रीन से उतना एक्सपोजर नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हमें ब्लू लाइट स्टॉप करनी चाहिए, भगवान ने ऑलरेडी हमारे आंखों में ऐसे चीजें की है कि वो ब्लू लाइट स्टॉप हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्लू फिल्टर ग्लासेस पहनोगे तभी वो स्टॉप होगी। ऑलरेडी नेचुरल लेंस जो है वो फिल्टर करता है हार्मफुल रेडिएशन, हार्मफुल लाइट्स टू गो, मतलब अंदर नसों तक नहीं जा पाती है।
तो दैट वे ब्लू लाइट जो है उतना बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस पॉइंट में है कि ब्लू लाइट एक्चुअली हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि ब्लू लाइट जो है जो स्लीपिंग हार्मोन है उसको कम करती है। तो इसलिए अगर आप दिन से मान लीजिए सुबह से कोई ब्लू फिल्टर ग्लासेस पहन के बैठा है, तो फिर उसको ब्लू लाइट नहीं अच्छे से आएगी। तो ब्लू लाइट एक्चुअली एनर्जी एक्टिविटी वो सबको इंक्रीज करती है। तो ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि आप एटलीस्ट डे टाइम तो नहीं पहनना चाहिए ब्लू फिल्टर ग्लासेस। मोर इंपॉर्टेंट इज एंटी रिफ्लेक्टिव एंड एंटी ग्लेयर कोटिंग, क्योंकि वो जो रिफ्लेक्शन है स्क्रीन से आते से वो अपने को और ग्लेयर स्टॉप करना है। और इवनिंग टाइम पे बोला जाता है कि ठीक है चलो, मतलब ऐसा है अकॉर्डिंग टू स्टडीज कि ठीक है अगर आपको इवनिंग में पहनना है तो यू कैन वेयर ब्लू फिल्टर ग्लासेस। तो रात को जो है आप थोड़ा वो स्लीप हॉर्मोन्स वो सब ब्लू लाइट नहीं रहेगी तो वो थोड़ा सेक्रीट होंगे, तो उसके वजह से थोड़ा नींद आना वो सब बेटर रहेगा। बट देन ऑल्सो स्क्रीन इटसेल्फ विल एक्चुअली एक्टिवेट योर ब्रेन इन अ वे कि आपको नींद नहीं आ पाएगी। लाइक अकॉर्डिंग टू स्टडी इट इज सीन दैट एटलीस्ट 1.5 आवर बिफोर स्लीपिंग, इनफैक्ट 2 आवर्स बिफोर स्लीपिंग अगर आप स्क्रीन ऑफ करें देन यू विल गेट प्रॉपर लाइक आराम से नींद आ पाएगी, वरना थोड़ा माइंड एक्टिव रहता है। तो उसके पहले अगर आप यूज कर रहे हो स्क्रीन, मतलब आप नहीं स्टॉप कर पा रहे हो, तो ब्लू फिल्टर ग्लासेस माइट हेल्प इन दैट वे। अदरवाइज आई स्ट्रेन से रिलेटेड मोर इज एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग एंड एंटी ग्लेयर कोटिंग ग्लासेस। ओके। सो एक बात बताइए, अभी थोड़ा सा बच्चों के बारे में बात करते हैं। जब बच्चे आपके पास आते हैं तो ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंट आई प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं आजकल, जो पहले के टाइम पे उतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, विच आर वेरी अलार्मिंग? तो आजकल हम लोग जो देख रहे हैं बहुत ही कॉमन है ग्लास। तो इफ यू सी अवर पेरेंट्स एंड ऑल, दे वर नॉट वेयरिंग सो मेनी पीपल वर नॉट वेयरिंग ग्लासेस इन देयर यंग एज। एक और राइट। चीज ये भी है क्योंकि वो दिखाते भी नहीं थे, तो मतलब उतना आई टेस्ट के लिए जाना वाज आल्सो नॉट वेरी कॉमन। पीपल नेवर यूज्ड टू गो कि जाए हम आंख डॉक्टर को दिखाएं, अनलेस लाइक रियली बच्चे को नहीं दिख रहा है, पीछे पड़ा है, तभी लेके जाते थे। बट डेफिनेटली फिर भी देखे तो कंपैरिजन में आई के ग्लास जो है नंबर, मतलब उसको मायोपिया बोलते हैं, आंखों में जब हम चश्मा लगाते हैं दूर का देखने के लिए, पास का भी होता है, तो दूर वाला जो कॉमनली होता है बच्चों में उसको मायोपिया बोलते हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि हम लोग मायोपिया एपिडेमिक में आ गए हैं, मतलब हर बहुत सारे बच्चों को चश्मा आ रहा है। वो जो है जनरली दो चीजें होती है जो मायोपिया में को बढ़ाने में या किसी को मायोपिया स्टार्ट करने के लिए कॉज हो सकती है। एक, आजकल बच्चे बाहर उतना खेल नहीं रहे, सो आउटडोर एक्टिविटी एक्चुअली अकॉर्डिंग टू स्टडीज ऐसा देखा गया कि अगर 2 घंटे भी अगर आउटडोर एक्टिविटी हो तो चश्मा आने की चांस बहुत कम हो जाती है। बट आजकल तो आउटडोर एक्टिविटी है ही नहीं बच्चों में, तो इसलिए उसकी वजह से ये नंबर जो है थोड़ा बढ़ रहा है। सेकेंड थिंग स्क्रीन अगेन, तो स्क्रीन की वजह से क्या होता है, हम नियर बहुत देखते हैं ना, तो नियर विजन अगर बहुत यूज करो तो उसकी वजह से नंबर और बढ़ता जाता है, मतलब थोड़ा प्रोग्रेशन ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, और नंबर आने की चांसेस भी ज्यादा होती है। इनफैक्ट एक एग्जांपल मैं दूंगी, जैसे हम लोग जब छोटे थे और किसी को बहुत थिक ग्लासेस होते थे तो बोलते थे कि वो पढ़ता बहुत है। तो जैसे कि जो पढ़ता बहुत है उसे ग्लासेस थिक हो जाते हैं। एक और चीज ये भी होती है, जिसके क्लासेस थिक होते हैं वो बाहर जाके खेलने उतना, क्योंकि उनको विजन उतना क्लियर नहीं होता, तो वो घर में रह के पढ़ते ज्यादा है। वो भी रीजन हो सकता है, बट ये भी एक रीजन है कि उनको बहुत पढ़ते थे और बहुत ज्यादा, इसलिए नंबर थोड़ा चेंज ज्यादा हो जाता था तो ग्लासेस थिक हो जाया करते थे। तो ये दोनों ओके। चीजें हैं जो आजकल के बच्चों में ज्यादा कॉमन है कंपैरेटिवली। ओके। तो आई चेकअप की प्रॉपर एज क्या होती है बच्चों में, किस टाइम उनको चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास? हाँ, तो एक्चुअली जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है वैसे ही जो डॉक्टर होते हैं पीडियाट्रिशियन ही उनको बेसिक आई एग्जामिनेशन करते हैं, जस्ट टू सी ओके। कि सब कुछ हेल्दी है कि नहीं। उसके बाद अगर बच्चा जो है लाइट सीधा देख रहा है, कुछ आंखों में डेविएशन नहीं है, प्री टर्म नहीं है, तो प्री टर्म बच्चों का एक स्पेशल कैटेगरी होता है, उनको डेफिनेटली आई एग्जामिनेशन ड्रॉप्स डाल के एक रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है प्री टर्म बच्चों को। पर अगर प्री टर्म नहीं है, आंख में कुछ, सो स्टार्टिंग 3 मंथ के अंदर थोड़ा बहुत आंख इधर उधर है तो यू डोंट हैव टू वरी, थोड़ा बहुत इधर उधर विद इन 3 मंथ इट्स फाइन। बट 3-4 मंथ्स हो गए तब भी बच्चे की आंख डेविएट हो रही है
या फिर क्या कहते हैं सीधा फोकस नहीं कर रहा है, या आंखों का जो सेंटर पार्ट है उसमें थोड़ा वाइटनेस कुछ दिख रही है, तो वो सारी चीजों में इमीडिएटली जाना चाहिए, उसमें फिर निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है, बेबी इज एबल टू डू एवरीथिंग नॉर्मली, आपको लग रहा है कि वो देख रहा है आपको, जब आप बुला रहे हैं तो आपको ही देख रहा है, तो फिर उन सब चीजों में जनरली क्या होता है, फिर 3 इयर्स 4 इयर्स जब बच्चा थोड़ा बता पाए, कि उसको अगर हम लोग कोई चार्ट दिखाए तो वो बता पाए, तो उस एज में एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि 3-4 इयर्स में बच्चे बैठने लगते हैं। अगर वो कुछ नहीं भी बता पाए तो मशीन में अगर अपना चिन्ह रखे तो मशीन इटसेल्फ विल टेल सम नंबर, अगर कुछ नंबर है आंखों का तो मशीन ही बता देती है। फिर अगर बच्चे नहीं भी बताए तो हम वो नंबर डाल के थोड़ा चेक करके वो सब उनको एडवाइस करते हैं कि चाहिए नहीं चाहिए, डिपेंडिंग ऑन क्या आया टेस्ट में। बट 3-4 इयर्स फिर ठीक रहता है। उसके बाद एवरी ईयरली या 2 ईयरली डिपेंडिंग ऑन, अगर ग्लास नहीं है तो फिर आप हर 2 साल में भी दिखा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। पर अगर कोई ग्लास आ गया है, विजन लास्ट लाइन तक इंप्रूव हो रही है नहीं हो रही है, वो सारे कैटेगरीज होते हैं, तो आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि कैसे फॉलो अप करना है। ओके। और मुझे भी चश्मा लगा था ना तब, तो कुछ लोग मुझे बोलते थे कि अगर तू चश्मा लगा के रखेगी ना हमेशा तो नंबर बढ़ेगा नहीं। और एक कैटेगरी थी, वो लोग बोलते थे तो चश्मा मत लगाया, अगर ज्यादा लगाएगी तो नंबर बढ़ता रहेगा। सो विच वन इज ट्रू, विच वन इज मिथ? दैट इज लाइक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज भी पेरेंट्स आते हैं तो वो लोग ये बोलते, बहुत सारे पेरेंट्स एक्चुअली ये बोलते हैं कि चश्मा लगाएंगे तो हट जाएगा क्या, तो लगाए अगर 2 साल 1-2 साल में ठीक हो जाएगा क्या। या फिर वो लोग ये बोलते हैं कि अभी थोड़ा ही नंबर है ना, चश्मा लगाए तो बढ़ जाएगा, आदत पड़ जाएगी, फिर उतार ही नहीं सकते, हमेशा पहनना पड़ेगा। लाइक ये दोनों पेरेंट्स बहुत वरी करते हैं इस चीज के लिए। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल चश्मा लगाने से नंबर नहीं बढ़ता, चश्मा नहीं लगाने से बढ़ सकता है। क्योंकि अगर आप चश्मा नहीं लगाएंगे तो आंखों को ये सिग्नल जाएगा कि नहीं दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी नहीं है, सिग्नल जाते ही आंख कुछ कोशिश करेगी, चलो कुछ तो करूं मैं कि कुछ दिख जाए। तो उस प्रोसेस में आंख थोड़ा कभी कभी इलॉन्गेशन, आंख की साइज, तो आंखों में जो मायोपिया जो मैंने बताया माइनस नंबर वाला जो है, वो आंखों की साइज से होता है। तो उस कोशिश में मतलब साइड में ब्लरिंग अगर होगी, मतलब आंखों में अगर अगर आपको दिखेगा क्लियरली नहीं, थोड़ा धुंधला दिखेगा, तो दैट इज एक्चुअली अ स्टिमुलस फॉर इंक्रीजिंग द साइज इन एन अटेम्प्ट टू सी क्लियरली। सो आई इज ट्राइंग टू सी क्लियरली, बट अगेन वो थोड़ा बढ़ेगा फिर भी नहीं दिख रहा है। तो उसकी वजह से चश्मा अगर आप नहीं लगाओ तो नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। बट ऑल दीज थिंग्स हैपन मोर इन यंग एज, लाइक लेस देन 15 ईयर्स एंड ऑल। थोड़ा एक बार बड़े हो जाए तो थोड़ा स्टेबल हो जाता है। और अगर आप चश्मा लगाओ तो क्या होता है ना, अगर आप चश्मा नहीं लगा रहे हो तो आपको थोड़ा ब्लर दिखता है, बट ब्रेन जो है वो ब्लर देखने में ही अडेप्ट हो जाती है। फिर जब आप सडनली चश्मा लगाने लगे, ब्रेन को सब क्लियरली दिखने लगा, अब उसको लगता है नहीं नहीं दिस इज क्लियर, दिस इज आई नेवर न्यू ओनली अबाउट दिस, अभी तो इतना क्लियर दिख रहा है। फिर आप उससे लगा लगा के आप ब्रेन इज ट्यून टू क्लियर विजन। अब आप सडनली फिर चश्मा निकालोगे तो फिर आपको वो ज्यादा ब्लर फील होगा, क्योंकि योर ब्रेन इज अडेप्टेड टू अ क्लियर विजन। इट्स नॉट दैट कि आपको अब चश्मे पे डिपेंडेंसी आ गई है, आपको चश्मे से क्लियर दिख रहा है, अगर आप नहीं लगाओगे तो ब्लरिंग होगी। अब आपकी ब्रेन कह रही है नहीं मैं वो ब्लर नहीं झेल सकती, बिकॉज योर ब्रेन नोज कि नहीं नहीं देयर इज अ क्लियर विजन अवेलेबल। सो दैट इज वाई यू गेट यूज टू, लाइक यू फील डिपेंडेंट ऑन ग्लासेस। दैट इज द ओके। रीजन। बट चश्मा ओके। लगाना चाहिए हमेशा, चश्मा नहीं लगाने से नंबर बढ़ेगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि अगर आप 40 इयर्स के आसपास हैं तो फिर आप चश्मा लगा रहे हो, माइनस नंबर है, 40 के आसपास प्लस आता है, तो थोड़े दिन के लिए आपका नंबर थोड़ा नलीफाई हो जाता है, तो वो सारी चीजें रहती है। या फिर अगर कैटरैक्ट आने लगे तो उसकी वजह से नियर नंबर थोड़ा चेंज होता है और कभी कभी कम हो जाता है, तो वो सारी चीजें होती हैं। एक और कंडीशन है सीडोमायोपिया, उसमें थोड़ा नंबर रहता है, बट अगर मसल स्पैज्म वो सब रिलैक्स हो तो उसके बाद वो कम हो जाता है। वो सारी चीजों में जब आपने एग्जांपल्स देखोगे, मुझे नंबर था अब नहीं है, तो वो सारी चीजों में होता है। बट अदरवाइज अगर नंबर एक बार आ गया है तो इट इज बिकॉज ऑफ द आई शेप, आई ग्रोथ। जनरली माइनस नंबर तो कम नहीं होता है, बिकॉज आई बॉल बड़े होने की वजह से वो होता है। तो जो बड़ी हुई सो आई बॉल छोटी तो होगी नहीं, बट प्लस नंबर फिर भी बिकॉज ऑफ द साइज, अगर थोड़ा आई बॉल बढ़े तो प्लस नंबर थोड़ा कम होता जाता है विद एज। बट दैट इज अगेन विद इन 15 ईयर्स या विद इन 10 ईयर्स ऑफ एज में ये सारे चेंजेस जनरली दिखते हैं। ओके। और बहुत सुना है मैंने कि अगर आप आई एक्सरसाइजेस करो, जैसे आईज को रोटेट करना है, स्लांटिंग देखना है, ऐसे देखना है आईज को करके, तो उससे आई का जो पावर है वो ठीक हो जाता है। इज इट ट्रू? डज इट अफेक्ट? नो, इट्स नॉट ट्रू। क्योंकि आई की जो एक्सरसाइज होती है वो आईज में, जो मैं आपको बताई थी कि मसल्स होती है ना,
तो मसल्स के मूवमेंट को हम एक्सरसाइज करते हैं, तो दैट विल डेफिनेटली स्ट्रेंथन योर आई बॉल मसल। तो जो मैं बोली कि आप पास में देख रहे हो यहाँ पेन हो रहा है, वो सारी चीजों में दैट विल हेल्प। बट जो आई का नंबर होता है वो आंखों के आगे वाला भाग जो होता है कॉर्निया, सो आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल। सो आई हैड दिस थिंग विद मी, सो दिस इज अवर आई बॉल। ये आगे का पार्ट है जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, मतलब यहाँ से, और ये फिर लेंस है, और ये पीछे नसें होती हैं यहाँ पे। ये जो मसल्स है जो मैं आपको बोल रही हूँ, तो अगर हम आई को मूव करेंगे तो ये मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है। पर आंखों में जो नंबर होता है वो लाइट यहाँ से आती है, ये जो कॉर्निया है इससे बेंडिंग होती है थोड़ी, और थोड़ी लेंस से बेंडिंग होती है, और यहाँ पे फोकस होता है। मतलब समझो ऐसे लाइट आई, ये थोड़ा बेंड हुआ और यहाँ फोकस हो गया। तो ये सारी चीजें आई एक्सरसाइज में नहीं चेंज कर सकते हम लोग, ये आई की शेप और ग्रोथ की वजह से होता है। तो इसलिए आंखों की मसल की एक्सरसाइज करने से नंबर चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर रिलैक्स हो जाएगा इंसान, आंखों में थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा, बट नंबर में ज्यादा इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होता है। ओके। तो डॉक्टर चारुल ये बताइए, जैसे आजकल तो बचपन में ही बहुत मोटे मोटे चश्मे लगने लग गए हैं, सो नाउ चिल्ड्रन वांट्स टू एस्पायर फॉर एनी काइंड ऑफ दीज जॉब्स वेयर ग्लासेस आर नॉट रिक्वायर्ड। उनकी मैंडेट होती है कि ग्लासेस के साथ आप नहीं कर सकते हो ये जॉब। तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? एक तो मुझे लेसिक सर्जरी पता है, उसके अलावा आई डोंट नो व्हाट ऑल आर देयर, सो कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? Yeah. So there are multiple type of surgeries in which we can get rid of glasses. तो हम क्या करते हैं, तो same I'll just take the help of this picture. तो ये हमारी आंख है, राइट? ये आगे का पार्ट है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। तो ये पार्ट जो है ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ जो पावर होती है आंखों की, जिससे कि मतलब लाइट फोकस हो, जो रिफ्रैक्ट करती है ना, लाइट रेज आया, रिफ्रैक्ट मतलब बेंड हुआ यहाँ पे, तो 2/3 बेंडिंग इसकी वजह से होती है, 1/3 लेंस की वजह से होती है। तो ये जो पार्ट है, ये हम इसका शेप चेंज करते हैं, जिसकी वजह से जो बाहर का ग्लास नंबर है वो इसमें कवर हो जाए। वो शेप चेंज कैसे करते हैं, हम लेजर से थोड़ा इसको थिन करते हैं, जिसकी वजह से जो नंबर है थिन, और मॉडिफाई करते हैं शेप, जिसकी वजह से जो बाहर का नंबर है वो इसमें कवर हो जाता है। तो इसमें कई तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, बट एक है ग्रॉसली मेन जो है वो लेजर है। उसके बाद सेकेंड होता है, अगर मान लीजिए किसी, अब हम कम कर रहे हैं उसका थिकनेस, मतलब उसको पतला कर रहे हैं, तो किसी का बहुत ज्यादा नंबर है तो हम उतना पतला नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हम लेजर वाली सर्जरी यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो हम जो नॉर्मल लेंस भगवान ने दिया है उसके आगे थोड़ी जगह होती है, हम यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेंस बैठा देते हैं। तो पर डेफिनेटली यहाँ की स्पेस चेक करते हैं, स्पेस इनफ होनी चाहिए। अगर स्पेस इनफ है तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेंस बैठा देते हैं, जिसकी पावर जो है अकॉर्डिंग टू मतलब जो हमारा ग्लास नंबर है उसके हिसाब से कैलकुलेट होकर यहाँ पे रखी जाती है। अगर मान लीजिए स्पेस भी इनफ नहीं है, ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनका स्पेस भी इनफ नहीं है, ये भी थिन है, नंबर ज्यादा है, तो उन पेशेंट्स एंड दे डोंट वांट टू वेयर ग्लासेस, उन पेशेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो भगवान ने दिया सो लेंस है इसको रिमूव करके यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेंस बैठा देते हैं। ओके, सो ये 3 प्रोसेसेस हैं। अब नाउ वो पेशेंट्स जिनको जो चाहते हैं ग्लास हटाना बिकॉज ऑफ प्रोफेशन, तो उसमें जो है केवल लेजर सर्जरी अलाउड है, और कोई सर्जरी जो है उस वो करे तो वो प्रोफेशन वाला में दे विल नॉट फिट, लाइक मेडिकल में दे विल गेट रिजेक्टेड। केवल लेजर सर्जरी, और लेजर में भी मोस्ट ऑफ द क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइप्स लाइक सिविल, आर्मी, नेवी, ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर। तो ज्यादातर में लेजर में भी एक टाइप की सर्जरी होती है जिसको हम लोग PRK बोलते हैं, वो वाले टाइप की सर्जरी इज लाइक दे आर एलिजिबल, मतलब वो कराएं तो आंख में कुछ भी चेंज नहीं होता है, मतलब आप बाहर से देखें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस इंसान की सर्जरी हुई है। तो वो वाली सर्जरी इज एलिजिबल, लाइक अगर वो कराएं तो दे कैन गो अहेड विद द सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑल। ओके। तो जो आप ये बोल रहे थे ना कि बीच में हम लोग वो आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं, जो भी पावर होती है ग्लास की, तो वो लगाने के बाद फिर पावर सेम रहती है या फिर उसके बाद भी चांसेस होते हैं कि पावर बढ़ सकती है? तो कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी, मतलब ऐसी सर्जरी जिससे हम ग्लास हटा सकें, ये करने के पहले हम मेक श्योर करते हैं कि नंबर स्टेबल है, लाइक लास्ट 1 ईयर से नंबर सेम है उस पेशेंट का। उसके बाद जब हमें लगता है कि अब 1 ईयर से सेम है, तो फिर मोस्टली वो नहीं बढ़ता है। अगर 1.5 ईयर से
सेकेंड पॉइंटर इज 20 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लेस देन 20 ईयर इज ओनली वी एक्सपेक्ट कि नंबर बढ़ सकता है, उससे बड़े एज में 20 के बाद जनरली नहीं बढ़ता है। बट अगर हम ये बोले कि नहीं अब लेंस लिखा दिया अब नहीं बढ़ेगा, तो दैट इज नॉट राइट। लेंस लगाए नहीं लगाए, अगर पेशेंट का नंबर बढ़ना है, मे बी 5 years फ्रॉम नाउ सडनली कुछ लोगों का 0.5 0.25 नंबर बढ़ जाता है, तो वो हो सकता है। लेंस जो है, लेंस लगाना है या लेजर सर्जरी करना है, कोई भी चीज केवल उस मोमेंट पे क्या हो रहा है, कितना नंबर है उसको करेक्ट करेगा। पर इट विल नॉट मेक योर आई इन अ वे कि अब आई बहुत हेल्दी हो गई अब उसका नंबर ही नहीं बढ़ेगा, नहीं वैसा नहीं है, नंबर बढ़ सकता है, उसके लिए श्योरिटी नहीं है। बट वी मेक श्योर कि नंबर 1-1.5 साल से स्टेबल है तो अब नहीं बढ़ना चाहिए, सोच के वैसे प्लान करते हैं। ओके। और अगर बाद में नंबर बढ़ जाए, सर्जरी होने के बाद अगर नंबर बढ़ता है 2 साल बाद 5 साल बाद कभी भी, तो रीसर्जरी करना पड़ता है या उसके लिए कुछ और प्रोसीजर होता है एडिशनल? तो जनरली क्या होता है ना, नंबर ऐसा नहीं बढ़ेगा कि फिर से +2 आ जाएगा, वैसे नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत 0.5 इधर उधर आएगा। वो जनरली पेशेंट्स को उतना बॉदर ही नहीं करता है कि मतलब उनको फिर से कुछ कराना पड़े। पर अगर अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको नहीं, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हो रही है कुछ, तो अगर मान लीजिए हमने लेंस बिठाया है अंदर यहाँ पर, तो हमने लेजर नहीं किया है, तो अभी थिकनेस 0.5 1 2 वो तो बहुत ही कम नंबर है, उसके लिए हम ये लेजर सर्जरी कर सकते हैं। जिसका हमने लेजर सर्जरी किया है तो उसका थिकनेस गुड ही होगा, तो हम उसमें लेजर सर्जरी ऑगमेंट कर सकते हैं। तो वैसे थोड़ी चीजें होती है जिससे कि यू कैन कवर दैट थिंग इफ सपोज देयर इज रिकरेंस ऑफ द नंबर, मतलब अगर फिर से बढ़ने के चांस है या हुआ है तो उसको हम कवर कर सकते हैं। ओके। तो डॉक्टर, आप कॉर्नियल और रिफ्रैक्टिव सर्जन हो, तो किस टाइप की पेशेंट्स आते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं आपके पास यूजुअली? हाँ, तो आजकल तो ज्यादातर पेशेंट्स ग्लास रिमूवल के लिए आते हैं, बहुत सारा कैटेगरी है जो ग्लास रिमूवल के लिए आता है। सेकेंड है ड्राइनेस की वजह से आते हैं, क्योंकि आइज स्ट्रेन की वजह से ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो गया है। और भी बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से आइज में ड्राइनेस हो सकती है, जैसे कि रूमेटाइड, और भी डिजीजेस होते हैं, शॉगरेंस बोलते हैं उस कैटेगरी को, तो उसकी वजह से भी आ सकते हैं, ड्राइनेस की वजह से बहुत पेशेंट्स आते हैं। और एक और आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन, मतलब नॉट कॉमन एग्जैक्टली बट थोड़ा मोर नंबर ऑफ केसेस, इंसिडेंस बढ़ गया है उस डिजीज का, वो है किराटोकोनस, उसको किराटोकोनस बोलते हैं। किराटोकोनस अगेन इज लाइक, ये जो कॉर्निया है, सॉरी ये जो कॉर्निया है आगे का जो पार्ट है आइस का, इसका जो है थिकनेस कम होके ये कोन के जैसा हो जाता है। तो किराटोन इज अ ग्रीक वर्ड, किराटो और कोनस मतलब कोन के जैसा। तो ये जो कॉर्निया है ये कोन के जैसा होके आगे हो जाता है। ये जनरली किन पेशेंट्स में दिखता है, जिनको एलर्जी बहुत थी, बचपन में बहुत रब करते थे, ट्रीटमेंट उतना नहीं लिया, बस इच करते रहे, रगड़ते रहे। तो बचपन में क्या होता है, जो हमारा आंखों का काला वाला भाग है जिसको कॉर्निया मैं बोल रही हूँ, वो बहुत ही उतना स्ट्रेंथ नहीं रहती, थोड़ा सेंसिटिव होता है। तो अगर आप उस समय बहुत रब करें तो आंख का जो रबिंग है, फिंगर्स जो है, दिस इज लाइक ट्रॉमा टू आई, वैसा है उस एज में, यंग एज में। तो वैसा रब करने से जो आंखों का काला वाला भाग है वो थोड़ा वीक होके आगे को आ सकता है, तो उसको केराटोकोनस बोलते हैं। वो पेशेंट्स भी देख रहे हैं आजकल हम लोग बहुत। और एक्चुअली लेजर के बाद जो पहले हुए, सो लेजर जिसमें क्राइटेरिया उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, और कुछ लोगों का वो थिन हो गया, तो वो अगेन सेम डिजीज होती है, आंख पतला होके आगे को आने का प्रॉब्लम। तो वो सारे प्रॉब्लम्स भी देख रहे हैं। और इन्फेक्शन है जो हम बहुत देखते हैं। और आंखों में, और थोड़ा बहुत ही कॉमन नहीं है बट आंखों में क्या, जो ब्लैक पड़े, कॉर्निया में अगर व्हाइटनेस आ जाए, तो वो सारी चीजें व्हाइटनेस के लिए फिर सर्जरी, वो सारी चीजें उस टाइप के केसेस देखते हैं हम लोग। और बहुत ही कॉमन है कैटरैक्ट, बट दैट इज नॉट कॉर्निया बेस्ड, बट कैटरैक्ट इज लाइक अ वेरी मेजर सेक्टर ऑफ पेशेंट्स इज। ओके, राइट। तो जब आप ये सर्जरीज करती हैं, किसी भी टाइप की, कैटरैक्ट है या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी है या और भी बहुत सारी होंगी सर्जरीज, तो उनके लिए राइट कैंडिडेट कौन होते हैं? कुछ होते होंगे ना कि उनके लिए वो सर्जरीज कर ही नहीं सकते हैं, कोई कुछ उनको डिजीज है, या फिर जैसे आपने वो कॉर्निया का बताया कि अगर वो थिकनेस बहुत कम है तो सर्टेन प्रोसीजर्स वी कैन नॉट परफॉर्म ऑन दैट देम। हाँ, तो डेफिनेटली अगर कैटरैक्ट किसी पेशेंट को है, तो कैटरैक्ट मतलब क्या होता है, अगेन आई जस्ट टेक हेल्प ऑफ दिस थिंग। तो ये जो लेंस है ना, ये वाइट होने लगता है तो उसको कैटरैक्ट बोलते हैं।
सो इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, धीमे 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 ये लेंस व्हाइट होता जाएगा, पहले थोड़ा ग्रीनिश होगा, कलर चेंज होगा, ग्रीनिश, येलो, ब्राउन, फिर व्हाइट, ब्लैक, ऐसे बहुत, हाँ। और जब व्हाइट हो गया तो मतलब फुल यहाँ पे पूरा ये ओपेसिफाई, मतलब एकदम एक लेयर फॉर्म हो जाती है, तो बाहर से बिल्कुल लाइट अंदर नहीं जाती, पेशेंट को कुछ भी नहीं दिखता है। तो फिर इसलिए कैटरैक्ट सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जो कि मतलब अगर पेशेंट को नहीं दिख रहा है, मतलब इट्स लाइक इट, पेशेंट कांट सी एनीथिंग, तो वो हमें करना जरूरी ही होता है, मतलब अगर वो है तो वो करना ही है। बट उसको करते समय हमें ये जरूर देखना होता है कि आंखों के आसपास कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और यहाँ पे आंखों से नाक को और गले को एक पाइप जाती है, जो आंखों का पानी होता है ना, यहाँ से बनता है, ऐसे पूरा स्प्रेड होता है और यहाँ से फिर गले को चला जाता है। तो ये वाला इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए कैटरेक्ट, दैट इज वन मेजर थिंग, वो नहीं होना चाहिए कैटरैक्ट सर्जरी में। पेशेंट को अगर कुछ और इश्यूज है जैसे कि हार्ट या शुगर कंट्रोल में रहनी चाहिए, बट वी डोंट वेट कि शुगर एकदम कंट्रोल हो गई जब तक, क्योंकि वो बहुत टाइम लगता है, जैसे शुगर अनकंट्रोल है उसको कंट्रोल करने में बहुत टाइम लगता है। यू कैन नॉट लीव पेशेंट विद लाइक ब्लाइंड आई कि आप शुगर कंट्रोल करके आओ तब हम ऑपरेट करेंगे। तो हम लोग बस ट्राई करते हैं, हम कहते हैं ठीक है आप कंट्रोल करना शुरू करिए, डॉक्टर से बोलिए, डॉक्टर थोड़ा आपका एग्रेसिवली एट प्रेजेंट ये 1-2 हफ्ते अच्छे से कंट्रोल करेंगे, एक 1 वीक 10 डेज में जैसे ही थोड़ा कंट्रोल और आपका शुगर डिक्लाइन मतलब नॉर्मल की तरफ भी जाने लगेगा तो हम ऑपरेट कर लेंगे। तो वैसा होता है। तो इसलिए कैटरैक्ट सर्जरी इज समथिंग विच वी डू फॉर एवरीवन। अगर किसी को कैटरैक्ट है तो हम उसको फिर नहीं छोड़ सकते, मतलब ऐसा है कि बेचारा देख नहीं पा रहा है तो क्या करेगा जिंदगी में, तो इसलिए उसकी सर्जरी जरूर होती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो होता है उसके कई स्टेजेस होते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, ऐसे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो उसके हर स्टेज के लिए सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक्चुअली बहुत सारे स्टेजेस में अगर पेशेंट को पता चले कि आपकी शुगर ज्यादा, जनरली डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो, तो अगर इनिशियल और मीडियम स्टेजेस में बस अगर पेशेंट अपना शुगर कंट्रोल कर ले तो डिजीज रिवर्सिबल है। पर अगर एंड स्टेज पहुंच गया है तो फिर आंखों में सर्जरी या इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है। उसमें अगेन सेम थिंग, ये इन्फेक्शन या फिर शुगर वो सब थोड़ा कंट्रोल में है तो दैट इज मोर देन इनफ, देन वील गो हेड विद द सर्जरी या फिर लेजर करना पड़ सकता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हैज लाइक अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। रेटिना स्पेशलिस्ट करते हैं जनरली, और लेजर्स एंड ऑल तो एवरीवन इज ट्रेन, बट मेजर सर्जरीज के लिए रेटिना स्पेशलिस्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ से हम कैटरैक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आजकल अगर हम देखें तो कैटरैक्ट किस एज से शुरू हो सकता है, मतलब व्हाट इज द अर्लीस्ट एज व्हेन कैटरैक्ट कैन फॉर्म इन द आई? So, cataract can, like a baby can be born with cataract, वैसा है cataract, मतलब cataract can happen with developmental anomaly होता है जो, तो उसकी वजह से भी cataract हो सकता है। अदरवाइज अगर वैसा है बच्चों में, अगर कैटरैक्ट है बच्चों में तो उनका जो आंखों का सेंटर ब्लैक पार्ट है उसके बीच में थोड़ा वाइटनेस दिखेगी, बच्चे जो है अगेन फोकस नहीं करेंगे, और देन यू कैन गेट देम इवैल्यूएटेड और उनका फिर सर्जरी हो जाएगा। दैट इज अ लाइक फुल प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट होता है, कैसे करना है, चश्मा कब देना है, ऑल दोस थिंग, ग्लास का नंबर क्या है, बहुत डिफरेंट एक फुल वो है कैटेगरी। अदरवाइज कैटरैक्ट जनरली यंग एज में भी होता है, अगर कोई स्टेरॉइड्स यूज कर रहा है तो उनको कैटरैक्ट हो सकता है, तो दैट कैन, ये स्टेरॉइड्स, क्रीम, इनहेलर, उन सब में भी होता है, तो उन सब की वजह से भी कैटरैक्ट डेवलप कर सकता है। दैट कैन हैपन इन यंग एज। इंजरी की वजह से कैटरैक्ट हो सकता है, वो है यंग एज में होता है। जो एज रिलेटेड कैटरैक्ट है जनरली हम 50 के बाद ही देखते हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में, यंग एज में उतना नहीं होता है। बट इफ आई से फॉर एन एग्जाम्पल, आज ही मैं एक पेशेंट को ऑपरेट की जिसको एज रिलेटेड वाले चेंजेस थे, बट शी वॉज ओनली 46 ईयर्स ओल्ड। तो एग्जैक्टली वी कैन नॉट पिन पॉइंट कि इस एज के बाद होता है, बट 50 के बाद जनरली डेवलप करना शुरू करता है। और बट देन ऑल्सो रेगुलर एग्जामिनेशन में योर डॉक्टर इट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ विल लेट यू नो कि है नहीं है, बड़ा, एंड इनिशियल स्टेजेस में सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, तो अगर बढ़ रहा है क्या है तो डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन ट्रीट अकॉर्डिंगली। ओके, और कैटरैक्ट में भी आई थिंक लेंस, आर्टिफिशियल लेंस लगता है ना उसके ऊपर। सो हाउ डू यू चूज द लेंस, मतलब पेशेंट को जैसे लेंसेज में भी काफी सारी चॉइसेस आती होंगी, हाउ डू दे मेक अ चॉइस? तो ये एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई जस्ट लेट यू नो कि कहाँ लेंस बिठाते हैं। तो जैसे मैंने आपको 3 सर्जरीज बताई ना, एक कॉर्निया की होती है, एक उसके आगे वो चश्मा निकालने के लिए, जो चश्मा निकालने का थर्ड ऑप्शन था इसमें हम नेचुरल लेंस निकाल के आर्टिफिशियल बिठा रहे थे। ये एक्चुअली ये नेचुरल लेंस कैटरैक्ट हो जाए तो फिर ये निकाल के आर्टिफिशियल, तो थर्ड ऑप्शन है ये लेंस वाली सर्जरी का, दैट इज इन अ वे अ कैटरैक्ट सर्जरी, बट कैटरैक्ट हैज नॉट डेवलप्ड। नेचुरल लेंस निकाल रहे हैं, मतलब क्लियर लेंस निकाल रहे हैं,
और यही लेंस कैटरैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फिर हम, ये एक बैग में होता है एक्चुअली, हम बैग को आगे से ओपन करते हैं, ये लेंस निकालते, अरे कैटरैक्ट निकालते हैं और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेंस बिठा देते हैं। तो ये आर्टिफिशियल लेंस का जो है पावरफुल, आईज के पावर, आंखें के कॉर्निया के पावर, उन सब से बेस करके एक लेंस की पावर निकाली जाती है और उसके हिसाब से हम लेंस बिठा देते हैं। तो लेंस जो है कई तरीके के होते हैं। एक होता है मोनोफोकल लेंस, जो सबसे कॉमन है, सबसे पहले से हम लोग यूज कर रहे हैं, सो लेंस है और बहुत ही टाइम टेस्टेड लेंस है मोनोफोकल लेंस। मोनोफोकल मतलब, मोनो मतलब सिंगल, तो वो सिंगल फोकस लेंस होता है। जब हम लेंस बिठाएंगे आंखों में तो पेशेंट को दूर अच्छा दिखेगा, पास के लिए चश्मे की जरूरत पड़ेगी। बट ऑब्वियसली विद मॉडिफाइंग एज एंड एवरीवन बीइंग सो एडवांस्ड एंड ऑल, किसी का मन नहीं करता है कि अब पास के लिए क्यों चश्मा लगाना है। तो इसलिए बहुत सारे मॉडिफिकेशंस एक्चुअली शुरू हुए लेंसेस में, क्योंकि सबको लग रहा है कि अब ऐसा कुछ लेंस जाए कब चश्मा ही ना पहनना पड़े। तो इसलिए इसी मोनोफोकल कैटेगरी में ही एक और होता है एडवांस मोनोफोकल, फिर ईड ऑफ लेंस होता है। एडवांस मोनोफोकल में दूर अच्छा दिखता है, एक रेंज अच्छा दिखता है, पास के लिए बड़े बड़े लेटर्स के लिए चश्मा लगाने की जरूरत नहीं होती, स्मॉल मीडियम साइज के लिए चश्मा लगाने की जरूरत होती है। और एक और होता है ईड ऑफ लेंस, दिस इज एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस। एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस ऐसे होते हैं कि ये जो है इस प्लेटफॉर्म का सबसे बेस्ट है और मोस्ट एडवांस लेंस है, जिसमें इफ यू सीक तो सबसे लीस्ट प्रॉब्लम्स हो जो इस लेंस में, वो ये है। तो ईड ऑफ लेंस जो होता है उसमें दूर अच्छा दिखता है, एक रेंज अच्छा दिखता है, जो कि डेप्थ ऑफ फोकस अच्छा रहता है, और नियर के लिए भी बड़ा और मीडियम साइज दिखता है, बट देन ऑल्सो वेरी स्मॉल प्रिंट्स यू विल नीड ग्लासेस। देन अब एक और कैटेगरी है मल्टीफोकल और ट्राइफोकल लेंस। तो मल्टीफोकल में दो फोकस होते हैं, डिस्टेंस नियर दोनों दिखता है। ट्राइफोकल में तीन फोकस होते हैं, डिस्टेंस नियर और इंटरमीडिएट मतलब स्क्रीन, ये तीनों भी फोकस होता है। बट मल्टीफोकल और ट्राइफोकल का प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें रिंग्स होती हैं। तो रिंग्स के मार्जिन से रात के टाइम अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो सामने से व्हीकल अगर हाई बीम पे आ रहा है और वो लाइट आपके आंखों पे पड़े, तो कभी कभी वो जो रिंग का जो मार्जिन होता है वहां से लाइट आती है और सडनली फुल ऐसे स्प्रेड हो जाती है, ग्लेयर बहुत होता है, सडनली जो एकदम अचानक से फुल लाइट हो जाएगी। तो वो कुछ सेकेंड्स के लिए सडनली विजिबिलिटी बहुत हैम्पर कर सकता है। अब वो किस में करेगा किस में नहीं करेगा उसका कुछ वी कैन नॉट से बिफोर हैंड, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो बता सके कि नहीं आप ट्राइफोकल डला लो आपको ग्लेयर नहीं होगा। तो इसलिए जनरली ट्राइफोकल और मल्टीफोकल हम उन पेशेंट्स को अवॉइड करते हैं जो बहुत ड्राइविंग कर रहे हों, और एक्चुअली आजकल हर कोई ड्राइविंग कर रहा है, तो इसलिए ट्राइफोकल और मल्टीफोकल लेंसेज इसकी वजह से थोड़ा कम हो गए हैं अब यूज करना। पर देन ऑल्सो जैसे ओल्ड लेडीज होते हैं, वो घर पे रहते हैं, उनको पूजा बुक पढ़ना होता है जनरली, मतलब ऐसा होता है ना, पास का कुछ देख ले, मोबाइल देख ले, पूजा का बुक पढ़ लें, दूर का टीवी दिख जाए, तो उनके लिए मल्टीफोकल ट्राइफोकल बहुत अच्छा सेट रहता है। या फिर किसी को ड्राइवर डिपेंडेंसी, मतलब ड्राइवर है और उनको ड्राइविंग नहीं करना, तो दोज पीपल दीज लेंसेज आर वेरी गुड। अदरवाइज mono, advanced mono या EDOF ऑफ lenses are good lenses. So depending on this, you can actually decide, because see initially once you choose you will feel नहीं यार मेरे को चश्मा लगाने कोई टेंशन नहीं है क्योंकि 50-60 years है, बट वंस यू ग्रो ओल्ड लाइक यू विल बी 70-75, तब हर बार चश्मा लेके लगाओ, रखो, कहाँ रखा है देखना, वो सब हेडेक होता है। तो इसलिए इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू लाइक थिंक अबाउट फुल फ्यूचर में कैसा है, उस हिसाब से लेंस सेलेक्ट करना चाहिए। और एक और चीज कि एक बार लेंस आंखों में डाले तो इट इज फॉर लाइफ, इट्स नॉट कि उसको चेंज करना है, बदलना है, खराब हो जाएगा, नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। लेंसेज उस मटेरियल से बने हैं कि बॉडी के लिए अडेप्ट हो जाए, बॉडी से कुछ रिएक्शन नहीं होती, तो दैट विल स्टे फॉर लाइफ, फॉर एवर। ओके, तो ये कैटरेक्ट सर्जरी के बाद पोस्ट केयर कुछ होती है जो लाइफ लॉन्ग आपको करनी पड़ती है, या फिर इट्स लाइक नेचुरलाइज, आप नॉर्मली रह सकते हैं? लाइफ लॉन्ग केयर नहीं होती है, बट 1 वीक 10 डेज तक, 1 वीक तक मेनली आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए, छूना नहीं है, रगड़ना नहीं है, सर से नहीं नहाना होता है, वो सारे कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। मेनली वी आर ट्राइंग कि आंखों में, क्योंकि वी हैव मेड स्मॉल 2 मिलीमीटर 2.2 मिलीमीटर कट्स होते हैं, बट उन कट्स को हील होने के लिए हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं ताकि कुछ इन्फेक्शन ना लगे वहां पे। तो इसलिए 1 वीक का हम बोलते हैं कि आंख में कुछ भी नहीं जाना चाहिए एक्सेप्ट द मेडिकेशंस वी हैव एडवाइज्ड। 1 वीक के बाद टोटल जो ड्रॉप्स का कोर्स होता है वो 6 वीक्स का होता है या 1-2 मंथ्स का होता है, डिपेंडिंग ऑन कैसा है। बट उसके बाद देन यू डोंट हैव टू वरी, देन इट इज लाइक नॉर्मल आई, यू डोंट हैव टू वरी, यू कैन जस्ट लीव इट लाइक दैट, लाइक यू कैन डू एवरीथिंग नॉर्मली। ओके,
मैंने अपने मॉम डैड के साथ देखा है, उनकी भी सर्जरी हुई थी, उसके ना जैसे 2-3 साल के बाद कुछ लेयर आ गई थी उनके लेंस के ऊपर, तो दे हैड टू गो फॉर दैट रिमूवल, दैट क्लीनिंग ऑफ दैट। हाँ या वो क्या होता है? तो हाँ, मैं जैसे आपको बताया कि हम ये जो बैग होता है इसमें मैंने लेंस बिठाया है। हाँ, तो ये जो बैग का जो पीछे वाला पार्ट है वो विद टाइम थोड़ा वाइट हो सकता है, मतलब थोड़ा ओपेसिफाई, जैसे कि थोड़ा उसमें कुछ एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स, ऐसा डर्ट जैसा, मान लें डर्ट नहीं होता है पर जैसे कुछ रेजिडुअल मैटर जैसा कुछ कुछ एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये वाले पार्ट में थोड़ा सफेदी आने पे इस बैग में, तो वो विजन जो है फिर से ड्रॉप होने लगती है। इसका जो प्रोसीजर क्या होता है, हम बस ऐसे ही मशीन में बैठा के, ऐसा कोई सर्जरी नहीं होता, ऐसे नहीं कि आपको कहीं अंदर लेके जाएंगे कुछ करेंगे, वैसे नहीं है। नॉर्मल मशीन पे बैठा के एक लेजर लाइट डालते हैं और यहाँ के जो थोड़ा पार्ट है उसको ओपन कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, व्हाइटनेस चली जाती है और फिर क्लैरिटी आ जाती है, फिर से करेक्ट दिखने लगता है। ओके। और ये क्या अगर एक बार होती है तो ये रिपीटेड हो सकती है, नहीं नहीं रिपीटेड रिपीटेड, अकरेंस? नहीं नहीं रिपीटेड नहीं, एक बार क्लियर हो गया तो फिर वहां पे फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑलराइट। हम्म। तो डॉक्टर, कोई भी सर्जरी होती है तो उसके बाद कुछ ना कुछ उसके रिस्क्स होते हैं, तो अगर कैटरेक्ट की बात करें तो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? सो कैटरैक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क जो होता है कि अगर मान लो आप सर्जरी करते वक्त ये जो बैग है, ये किसी वजह से, कभी कुछ ऐसे टाइप के कैटरैक्ट होते हैं जिसमें जो कैटरैक्ट होता है वो बैग से बहुत ज्यादा स्टिक रहता है, तो उस समय हम कैटरैक्ट निकालते वक्त बैग भी मूव हो जाता है। अगर वैसा हुआ, बैग ही हिल गया, बैग में होल हो गया, तो फिर हमें लेंस बिठाने में मुश्किल हो सकती है। तो उस समय हम क्या करते हैं, या तो लेंस आगे की तरफ यहाँ बिठा देते हैं अगर जगह है इनफ। अगर ये पूरा बैग ही हिल गया है, आप बैठा ही नहीं सकते इस जगह पे, तो हम यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ पे बैठा देते, मतलब वी विल मेक श्योर कि पेशेंट को दिखे, जस्ट द सेकेंड सर्जरी करनी पड़ेगी यहाँ पे बैठा देंगे, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज आप किसी भी सर्जरी में लो तो थोड़ा इन्फेक्शन, आंखों में थोड़ा स्वेलिंग, वो सारी चीजें होती हैं। स्वेलिंग एंड ऑल अगेन इज समथिंग विच विल इम्प्रूव। अगर किसी का कैटरैक्ट बहुत हार्ड है तो एक्चुअली आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट वी डू इन कैटरैक्ट सर्जरी। ये हमारी आंख है ना, हम यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग करके लेजर मशीन ऐसे लेके जाते हैं, यहाँ क्लीन करते हैं और लेंस डाल देते हैं। तो अब लेजर से क्लीन कर रहे हैं तो लेजर एनर्जी यूज होगी, तो अगर कोई बहुत हार्ड लेंस है तो उसमें ज्यादा लेजर एनर्जी यूज हो सकती है। तो अगर ज्यादा यूज करना है तो यहाँ पे थोड़ा आसपास के और एरिया को भी थोड़ा लेजर एक्सपोजर होगा, मतलब लेजर उधर भी थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट इन्फ्लुएंस हो गई, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग आ सकती है। बट दैट स्वेलिंग इज वेरी टेम्पररी, विद इन अ वीक वो ठीक हो जाती है, तो दैट इज नॉट एन इशू। इन्फेक्शन एक बहुत ही लेस लाइकली और आई थिंक द मोस्ट ड्रेडेड स्केरी थिंग फॉर एनी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट इज आई इन्फेक्शन पोस्ट सर्जरी, जो कि हम लोग बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं कि वो पेशेंट को नहीं हो, सारी चीजें टेस्ट करते हैं, और ड्यूरिंग सर्जरी ऑल्सो वी विल मेक श्योर कि एक पूरा लगा रहे हैं कुछ, उसके ऊपर फिर कुछ लगा रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, मतलब ऐसा श्योर करते हैं, और एंटी इन्फेक्टिव ड्रॉप्स और सब चीजें यूज करते हैं। तो वो नहीं करने का एवरीवन ट्राइज, बट फिर भी देर आर फ्यू केसेस इन विच पेशेंट हैव गॉट इन्फेक्शन, तो वो एक होता है जो इन्फेक्शन अगर हो जाए तो दैट इज वन ऑफ द वेरी dreaded complications for after cataract surgery, or for that matter any surgery. Infection is something which should be avoided, but वेरी लेस चांस, 0.001%, मतलब ऐसा। अब मैं जहाँ काम कर रही हूँ तो वी आर वेरी श्योर, और थैंकफुली भगवान की दया है कि कुछ हुआ नहीं है, बट वैसे ही है कि वो एक चीज है जो हो सकती है। ओके। और मैंने सुना है कि कैटरेक्ट जब ऑलरेडी आ चुका होता है ना तभी पता लगता है, कुछ उसके अर्ली साइंस भी होते हैं जिससे पहले पता लग जाए और अर्ली कुछ प्रिकॉशन ले सके और थोड़ा बेटर हो सके, वो चीज सर्जरी तक जाना ही ना पड़े? तो अभी तक मेडिसिन इज स्टिल ट्राइंग, बट ऐसा कुछ भी ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ भी प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं आए हैं कि जो हम करें जिसकी वजह से फिर कैटरैक्ट डेवलप होना बंद हो जाए या स्लो हो जाए। दैट इज, हाँ डेफिनेटली शुगर पेशेंट्स में जल्दी डेवलप होता है, फास्ट होता है, तो शुगर कंट्रोल करना चाहिए, बट अदरवाइज या फिर स्टीरॉइड्स की वजह से डेवलप हो रहा है तो वो नहीं करो, तो इट विल नॉट डेवलप। अगर वो सारे कॉज, मतलब अगर उन सब की वजह से हुआ है तो फिर वो डेफिनेटली थोड़ा इम्पैक्ट करता है। अदरवाइज नॉर्मल एज रिलेटेड कैटरैक्ट जो होता है उसके लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया है कि हम ये स्टॉप, ये कर दो, आप ये कर दो तो वो नहीं डेवलप होगा। पर देन ऑल्सो ऐसे स्टडीज हुए हैं बट कुछ मिला नहीं, लाइक देर आर फ्यू पीपल हु आर लाइक 89-90 एंड दे डोंट हैव कैटरैक्ट। इफ यू आस्क देम दे विल बी लाइक वी आर लाइक हेल्दी लिविंग है, और अच्छा वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वॉकिंग पे जा रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स दे विल से, बट अकॉर्डिंग टू स्टडीज ऐसा कुछ प्रेडिक्टिव फैक्टर आया नहीं कि नहीं ये कर रहे थे इस वजह से ये नहीं हो रहा है।
तो वैसा इज नॉट, स्टिल अभी तक तो नहीं है। ओके। सो डॉक्टर चारुल, ये बताइए डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है? हाँ, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, आई विल जस्ट अगेन टेक द हेल्प, थैंकफुली आई गॉट दिस। सो डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये हमारी आईज है, एज आई टोल्ड। सो ये जो पीछे का पार्ट है इसको रेटिना बोलते हैं। आई थिंक, कैन यू गाइस सी दैट? यस, वी कैन सी। यस। पीछे का पार्ट है, इसको रेटिना बोलते हैं। रेटिना मीन्स नर्व्स जहां पे रहती है। तो इस वाले एरिया में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जो कि शुगर की वजह से होती है तो उसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब रेटिना का प्रॉब्लम हो गया। उसमें होता क्या है, मेनली ये जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे जो खून की ये नालियां हैं, ये सब जो है थोड़ा लीक करने लगती है और ब्लड क्लॉट्स ऐसे ऐसे आने लगते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में बस वही होगा, ये तो ये थोड़ा लूज हो जाएगी, थोड़ा बल्ज करेगी या फिर थोड़ा लीक करेगी, तो यहाँ यहाँ ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। इनिशियल स्टेजेस में बस ब्लड क्लॉट्स होते हैं, मोस्टली थोड़ा पेरिफेरी इधर यहाँ पे ज्यादा होते हैं। जो आंखों का सेंटर एरिया होता है विजन का, वहां पे उतने नहीं होते हैं। तो इसलिए पेशेंट को विजन के इश्यूज होते ही नहीं, मतलब पेशेंट को समझ ही नहीं आता कि उसकी विजन प्रॉब्लम है। और इनिशियल मीडियम स्टेज में फिर ब्लड क्लॉट्स होंगे, फुल होंगे, बट जो विजन का सेंटर पार्ट है, लकीली अगर वहां नहीं हुए, लकीली या अनलकीली अगर वहां हुए तो पेशेंट दिखाएगा, बट अगर नहीं हुए तो फिर दिखाते ही नहीं है। तो वो फिर वो प्रोग्रेस होते होते फिर क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स जो है ये फुल, मतलब इनका जिस एरिया को ये जा रही है, मतलब ये ब्लड वेसल मान लीजिए इधर जा रही है, अब ये एरिया में फुल क्लॉट हो गया है, तो इस वजह से यहाँ पे ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। तो इसकी वजह से नए नए ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, बहुत वीक हैं, उसकी वजह से फुल ब्लीडिंग हो जाए, सडनली नए वेसल्स की वजह से फुल ब्लीडिंग हो जाए, तब सडनली विजन जाता है और फिर पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। तो वो बहुत ही एडवांस स्टेज है, इसीलिए डायबिटिक रेटिनोपैथी का स्क्रीनिंग कहा जाता है। सो वी ऑलवेज टेल एनी पेशेंट हु हैज शुगर, दे शुड डेफिनेटली गो एंड गेट देयर आई स्क्रीन्ड, क्योंकि और इस साल में एक बार कराए तो काफी है। अगर कुछ चेंजेस है तो आपके डॉक्टर ही बताएंगे कि आपको कब आना है, जल्दी आना है, लेट आना है, वॉट एवर टाइम एंड ऑल, दे विल ओनली लेट यू नो। बट ईयरली वंस डेफिनेटली चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि इनिशियल अर्ली मीडियम स्टेजेस तक कुछ चेंजेस, अरे कुछ विजन में इशू नहीं होगे, और जब विजन का इशू होगा तो हम कितनी भी कोशिश कर ले, आपको प्री सर्जरी विजन लाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो रेटिना इज अ नर्व, सो नर्व रिलेटेड इश्यूज एक बार आने के बाद फुल नॉर्मल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू अवॉइड दैट थिंग। सो दैट इज वाई स्क्रीनिंग इज इंपॉर्टेंट। इन स्क्रीनिंग अगर शुगर की वजह से, मतलब अगर चेंजेस है, डॉक्टर आपको बताएगा आप शुगर कंट्रोल करेंगे, सब रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डायबिटिक रेटिनोपैथी में, कि आंखों, जो आईज के नर्व्स हैं, दैट इज द ओनली नर्व्स इन योर बॉडी विच कैन बी सीन डायरेक्टली। पर अगर आईज के नर्व्स में शुरू हुआ है चेंजेस, इसका मतलब बॉडी में भी शुरू हुआ है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि केवल शुगर आंखों के वेसल्स में ही ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हुआ, तो ओवरऑल बॉडी में रहेगा, तो सब जगह शुरू हुआ है। इट्स जस्ट दैट बॉडी के जो चेंजेस है वी कैन नॉट सी इट डायरेक्टली। अब उसको फुल डैमेज होके आपका ब्लड यूरिया मतलब क्रिएटिनिन बढ़ना, तब नेफ्रोपैथी किडनी की प्रॉब्लम आएगी, तो वो बहुत लेट स्टेज में वैल्यूज चेंज होते हैं। बट अगर आपको नर्व्स इशू, मतलब अगर रेटिनोपैथी हो रहा है, तो आपका मतलब है कि आपको फुल बॉडी अब कंट्रोल करना शुरू करना है, वरना और जगह भी डैमेजेस शुरू हो गए हैं। सो इट्स लाइक अ गाइडिंग थिंग, यू विल गेट एन आइडिया कि अब नहीं, अब दिस इज द टाइम, हाई टाइम, यू कैन नॉट निग्लेक्ट शुगर, रेज शुगर, यू शुड कंट्रोल इट, वैसा। राइट। तो आप बता रहे थे कि इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं रेटिनोपैथी में, तो कौन सी स्टेज तक ये रिवर्सिबल होता है और कौन सी स्टेज के बाद सर्जरी करना पड़ता है? तो माइल्ड एक होता है, नॉन मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी दो कैटेगरीज में होता है। एक होता है नॉन प्रोलिफर, एनपीडीआर बोलते हैं, जो मतलब मैं बेसिक ऐसा सुपरफिशियल से बता रही हूँ। पर इस कैटेगरी में क्या होता है, जो नए वेसल्स बनेंगे, मैं आपको बोली ना कि वहां पे फुल ब्लड वेसल, ब्लड पहुंच नहीं है तो नए वेसल आ गए, तो नए वेसल बनने वाले स्टेज में पीडीआर होता है, मतलब प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो कि एडवांस स्टेज है। नए वेसल्स नहीं बने हैं, केवल ब्लड क्लॉट्स हैं, थोड़ा वेसल लूज हो गई है और थोड़ा ब्लड के साथ साथ और चीजें आ रही हैं, तो वो एनपीडीआर होता है। वो अर्ली मीडियम स्टेजेस, मीडियम एंड सीवियर स्टेजेस, दैट दिस इज वेरी सीवियर, दिस इज लाइक अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर। सो इन स्टेजेस में भी अगर मान लीजिए ब्लड, जो मैं बोली ना, हर जगह ब्लड होगा बट सेंटर जहां विजन है वहां नहीं होगा, पर अगर इस स्टेजेस में अगर सेंटर में ब्लीडिंग हो गई, तो फिर इन स्टेजेस में भी देन यू नीड इंजेक्शन, ओनली शुगर कंट्रोल विल नॉट हेल्प।
अदरवाइज अगर केवल ब्लीडिंग है, सेंटर में कुछ इशू नहीं है, देन शुगर कंट्रोल विल हेल्प. अगर सेंटर में इशू है, देन यू नीड ट्रीटमेंट. इन दिस स्टेज यू डेफिनेटली नीड ट्रीटमेंट. यू हैव टू डू लेजर एंड ऑल दोज थिंग्स. जो एरिया जिसमें ब्लड अच्छे से पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से ये नए ब्लड वेसल्स बन रहे हैं, वो सारे एरिया में लेजर करना. फिर इसमें और भी कुछ कैटेगरी जिसमें सर्जरी एंड ऑल विल बी रिक्वायर्ड. ओके. और कितना सेफ रहता है ये सर्जरी वगैरह करना? कितना, मतलब क्या क्या इसके क्या रिस्क होते हैं? आनी सर्जरीज तो ये रेटिना के जो सर्जरीज होते हैं, दे आर लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड वंस. क्योंकि आप जो है लेजर कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टू वरी. बट अगर मान लीजिए अब ये पीडीआर जो कैटेगरी में आपको बताई थी ना, इसमें है एक न्यू वेसल्स बनना. एक और होता है जिसमें न्यू वेसल्स के साथ और बैंड्स बन जाते हैं जो रेटिना को पुल करने लगते हैं. बहुत सीवियर स्टेज होती है. बट वी हैव सीन पेशेंट्स कमिंग इन दैट स्टेज. दे डिडंट न्यू दे हैड एनीथिंग एंड दे आर कमिंग इन दैट एंड स्टेज ऑल्सो. सो ऐसा होता है कि वो, पर अब वो एकदम एंड स्टेज में पहुंच गए, पुल करने लगा है, वेसल्स हैं, कुछ बैंड्स है, वो पुल कर रहे हैं रेटिना, पीछे जो रेटिना है उसको. तो उसमें क्या करते हैं जो, हाँ, डॉक्टर्स है वो, मतलब सर्जन जाके, वी विल स्लोली रिमूव दैट बैंड, वी विल रिलीज द ट्रैक्शन. वो जो पुल है उसको रिलीज करेंगे. पर वो सब करते वक्त कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, वो पुल की वजह से कभी कभी रेटिना पुल हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी डेलिकेट इन आई एंड इट्स लाइक ओनली 4-5 मिलीमीटर, मतलब बहुत ही कम स्पेस है ओवरऑल. तो उन सब चीजों में मतलब सर्जरी डेफिनेटली इज लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड डिपेंडिंग ऑन हाउ द कंडीशन इज. केवल वेसल्स नहीं है और वहां पे इश्क, मतलब ब्लड वेसल्स फ्लो अच्छा नहीं है और वहां पे थोड़ा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उस समय एक लेजर होता है. लेजर करते हैं हम लोग. बस जिस एरिया में ब्लड वेसल फ्लो नहीं है और उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, उस एरिया में लेजर करके उसको डैमेज कर देते, क्योंकि वो पेरिफेरी का है. पेरिफेरी में अगर हम डैमेज भी किए, मतलब लेजर कर दिए, तो भी पेशेंट को विजन में कोई इश्यू नहीं होगा. पर अगर उस वजह से नई वेसल्स बन रही हैं तो हमें उस एरिया को डैमेज करके नई वेसल्स बनाने को रोकना पड़ता है. ओके. और उसके साथ इंजेक्शंस भी देते हैं जो कि नए वेसल्स को बनने के लिए रोकता है एंड ऑल दोस थिंग्स. तो वैसे कुछ ट्रीटमेंट रहते हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ डिजीज, टाइप ऑफ डिजीज, एंड एवरी पेशेंट इज डिफरेंट. किसी को कुछ है तो उसके हिसाब से थोड़ा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थोड़ा मॉडिफाई होता है. राइट, राइट. ओके. एक बार ना मुझे याद आ रहा है, जब आप ये बता रहे हो ना कि वेसल्स नई बन जाती है और ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है रेटिनोपैथी में, मुझे बहुत वेग सी एक मेमोरी आ रही है. मैं बहुत साल पहले की बात है, एक डॉक्यूमेंट्री में देख रही थी. उसमें देयर वाज दिस गर्ल, फॉरेनर गर्ल कोई थी, एंड शी यूज्ड टू क्राई दिस ब्लड टीयर्स. आंखों से ब्लड के टीयर्स आते थे उसको. तो उस टाइम पे उसका कुछ मतलब कुछ था नहीं कुछ, कि वो बीमारी है क्या. तो उस टाइम पे समथिंग दे डिड समथिंग एक्सपेरिमेंटल ऑन हर. तो आई एम श्योर कि बहुत साल पुरानी बात है, तो आज तो कुछ ना कुछ होगा उसके लिए. बट इज इट द सेम थिंग कि मतलब वो जो ब्लड टीयर्स, मतलब व्हाट इज दैट? दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. तो जैसे ये जो मैं बता रही हूँ, ये आंखों के अंदर का है सब कुछ. हाँ, जो हाँ. आप, तो अंदर में कितनी भी ब्लीडिंग हो, ये जो कोट है ना, दिस विल नॉट लेट दैट थिंग कम आउट. ओके. It will stay here only. We'll go Okay. inside, we'll clean it, it will stay here only. What you are telling is, उसके mostly I feel maybe there was something on his eyelids. So lids के ऊपर और आंखों में कुछ ऐसे granulomas और कुछ ऐसे tissues होते हैं which are very fragile and which are very vascular. मतलब बहुत उसमें blood vessels बहुत ज्यादा होते हैं. तो मे बी वो सारी चीजें, कुछ थोड़ा बहुत इंजरी है वो होके, तो उसकी वजह से उसके आंसू में ब्लड मिक्स होके आता होगा. Maybe that might have been. I have not seen that, but I am suspecting that can be the reason, or maybe something else, but not this thing. This is like entirely different. It's like inside, I think. There is something outside. So that is different. ओके, ओके. सो जब लोग सर्जरी के लिए आते हैं, जैसे ये एकदम लास्ट स्टेज में, जैसे आपने बताया था एक पेशेंट आए थे, तो उस टाइम पे आई एम श्योर कि वो बहुत, जब आप बताते हो कि ये सर्जरी करनी पड़ेगी, इतना इन्वेसिव प्रोसीजर है और ये सब कुछ होगा, तो लोग बहुत डर भी जाते होंगे. सो व्हाट काइंड ऑफ फियर्स एंड एंजाइटीज डू यू रियली सी बिफोर सर्जरीज? So with respect to eyes, so I think everyone is very very particular and very worried कि मतलब कुछ भी हाथ पैर भी थोड़ा इधर उधर चलेगा डॉक्टर, बट आंख से दिखना चाहिए, वो नहीं दिखा तो फिर जिंदगी बर्बाद है. लाइक एवरी मेनी पेशेंट्स विल से लाइक दैट, लाइक
उनको बहुत चिंता रहती है, स्पेशली जिनको बहुत वरी रहती है, वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि नहीं ये दिखना है, ये मतलब दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जैसे अब डायबिटिक रेटिनोपैथी तो एक ऐसी डिजीज है कि जिसमें आपको पेशेंट को पहले से बताना पड़ता है कि सर देखिए, जो सर या मैडम जो भी इशू है वो ये है ही, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, जितना होगा उतना हम करेंगे, आपको बस वहां पे भगवान को याद करके वो पॉजिटिव सोचना है, और आगे क्या होगा वो फिर देखेंगे। प्लस शुगर कंट्रोल से और उन सब चीजों से things should improve, but it depends so much on how your body responds, how the swelling goes, how the surgery goes, so many things. So we will take care like that, we will say. But with that everything, we obviously keep the patient informed also कि भाई देखो ऐसे ऐसे चीजें भी हो सकती है, but it is rare, we will make sure that it doesn't happen, but there is always a probability like that. कैटरैक्ट के पेशेंट्स अलग होते हैं, उनको क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स तो फुल मजे से आते हैं और फिर पता चलेगा कि बहुत ज्यादा कैटरैक्ट है, उनको दिखने, फिर कहेंगे अरे एक आंख में था, दूसरी आंख से अच्छा दिख रहा था, तो आई नेवर, ऐसा बहुत बार होता है कि एक में कैटरैक्ट, मतलब दोनों में होता है, बट एक में ज्यादा रहता है, एक में कम रहता है। तो जिसमें कम रहता है उनको लगता है दिस इज माई नॉर्मल विजन, बिकॉज दे हैव नथिंग टू कंपेयर this one, and when both are open they actually can see everything, क्योंकि इतना रियलाइज करना कि नहीं इस पार्ट में इधर नहीं दिख रहा है, ऑल इट्स नॉट वेरी लाइक, एज के बाद उतना वो ध्यान नहीं देते हैं। तो वैसे पेशेंट्स तो बस ये बोलते हैं कि कैटरैक्ट सर्जरी कर दो, और उन पेशेंट्स में जनरली द आउटकम्स आर ऑल्सो गुड, लाइक कैटरैक्ट सर्जरी के बाद उनको अच्छा ही दिखता है, सो दे आर जनरली हैप्पी, डेफिनेटली दे विल बी वरीड। एक्चुअली मोर वरी वो पेशेंट्स होते हैं जिनको मीडियम स्टेज में, तो मोर बहुत इन्फॉर्म्ड रहते हैं, जैसे आजकल के जो 50s वाले पेशेंट्स हैं, दे आर लाइक मोर इन्फॉर्म्ड, सो दे आर मोर वरीड कि क्या होगा और कैसे होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए वो हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा नेट भी सर्च करते हैं, तो बहुत सारे स्टोरीज, कुछ वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप चीज हुई है, पर वो पेशेंट पड़ेगा तो उसे लगेगा नहीं मेरे साथ ही ना हो जाए, तो वैसा रहता है। तो वी जस्ट काउंसिल देम, वी टेल देम सी ऐसा नहीं होगा, मतलब 100% तो कोई भी चीज अपन नहीं करते, अपन बाहर जाए, कोई बाहर गया रोड पे चल रहा है, एक्सीडेंट हो सकता है, बट वो सारी चीजें बहुत रेयर है। इनफैक्ट उससे कंपेयर करो तो आई सर्जरी इज मच सेफर कंपैरेटिवली, सो यू डोंट वरी, वी विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग गोज फाइन, बट डेफिनेटली पेशेंट्स विल कम विद दैट वरी कि क्या होगा, कैसे होगा एंड ऑल, देन वी लाइक talk to them, tell them what is the process and all, and this, and then they start feeling better. ओके। तो डॉक्टर आप पॉजिटिव माइंडसेट को भी बहुत एडवोकेट करते हैं कि अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है, आप रिलैक्स्ड रहते हो, तो आपकी जो सर्जरी के बाद की हीलिंग होती है वो फास्टर होती है और अच्छी होती है। सो कैन यू टेल अस समथिंग मोर अबाउट दिस? तो मतलब मी एज अ पर्सन आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बिकॉज वी विल अट्रैक्ट दैट पॉजिटिविटी। तो अगर एज पर साइंस ऑल्सो, अगर किसी कोई एंग्जाइटी में या स्ट्रेस में या नेगेटिव थॉट में है, तो उसके बॉडी में कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन है, जिसे फियर फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन बोलते हैं, मतलब जब आप फाइट कर रहे हो या भाग रहे हो, मतलब बहुत स्ट्रेस वाले कंडीशंस में रिलीज होता है। तो वो हार्मोन क्या करता है, नॉर्मल चीजें जो बॉडी की है उस चीजों से सारा फोकस हटा के, जब उस समय आपको क्या जरूरी है, मतलब भागना, अगर फाइट एंड फ्लाइट है तो उस समय आपको भागना है, तो वो सारी चीजों पे ज्यादा फोकस करता है, मतलब ब्लड वेसल्स वहां जाएंगे। तो अगर आप कभी स्ट्रेस में हो तो जो हीलिंग है उस पर वो फोकस नहीं करेगा, मतलब वो कॉर्टिसोल हार्मोन कोशिश नहीं करेगा कि आपके हीलिंग की तरफ एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स वहां पे थोड़ा खून जाए ताकि वो एरिया हील हो जाए, उस पर नहीं फोकस करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हीलिंग थोड़ा डिले हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मतलब पॉजिटिव सोचे। प्लस सेकेंड थिंग क्या होती है, अगर कोई नेगेटिव सोच रहा है तो उसकी जो सेंसिटिविटी होती है टुवर्ड्स पेन या टुवर्ड्स एनीथिंग अराउंड, वो बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, लाइक उनको छोटी छोटी चीजें ज्यादा समझ में आती है। तो अगर कोई बहुत ही स्ट्रेस में है ना, उसको जो पेन का थ्रेशोल्ड है वो बहुत लो हो जाता है, थोड़ा भी टच करो उसको ज्यादा फील होगा। तो इसलिए ड्यूरिंग द सर्जरी ऑल्सो इट, और पोस्ट सर्जरी ऑल्सो, वो पेन जो है उनको ज्यादा समझ में आएगा, तो वो थोड़ा काम हो जाए, आप रिलैक्स हो जाए, थोड़ा ऐसा ट्रस्ट द प्रोसेस बोलते हैं ना, जो वो थोड़ा ट्रस्ट करने लगे, तो थिंग्स विल बिकम मच स्मूदर फॉर द पेशेंट एज वेल। तो इसलिए मुझे लगता है कि, एंड आई हैव सीन ऑल्सो पेशेंट्स लाइक दैट, कि जो बहुत ही वरी कर रहे थे पेशेंट, जैसे आज ही एक सर्जरी हुई, तो वो फीमेल पेशेंट थी, शी वॉज 47, व्हाट आई टोल्ड 46 है, शी वॉज लिटिल यंग, सो यंग फीमेल ना थोड़े अप्रहेंसिव होते हैं वैसे भी। तो एज सून एज शी केम टू द हॉस्पिटल, हर रिलेटिव टोल्ड मी कि ये 2-3 दिन से खाई नहीं है, सोई नहीं है, बहुत इसको उलझन हो रही है, टेंशन हो रही है एंड ऑल। देन आई कॉल्ड हर, आई टॉक टू हर, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा एंड ऑल दिस। शी वाज ट्राइंग टू बी
लाइक आई एम नॉट सेइंग कि कोई नेगेटिव सोच जाता है, वो नेगेटिव सोचना चाहता है, वो चाहता है कि वो पॉजिटिव सोचे, बट माइंड उधर चला जाता है कि नहीं, नेगेटिव बातें ज्यादा याद आती है. So she told, no, no, she was trying to be like more confident. Yeah, 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 you are there. No, I'll not worry and all those things. And then when we entered the operation theater, I was getting ready, like I was washing my hands and all. And then I heard her, like she's saying, I'm feeling very breathless. I'm feeling really breathless. Like what we do in eye surgery is we'll put a cloth on whole full from here till here. There will be a hole in that cloth. From that hole, we will put one more cloth and we will open the eye. So first we have just put this cloth, and we were actually, the sister was actually holding it like this. So actually there was nothing on near her nose, and that cloth is like a paper type of cloth. It's not like very thick woolen cloth. But she was, because her mind was saying that it is a stress situation, she was not able to breathe. Her pulse went to 150, her saturation started dropping, and she's like, I am not able to breathe, I am not, can you please remove it? Then I was like, see, surgery is like, then I told her, counseled her, I told, no, don't worry, this is the process how we do it, is for your own safety. This is something, in this situation you just, what one thing you have to do is lie down. The cloth which you have put is like paper. So I counseled her nicely, and then I asked her, distracted her mind, and then we started that initially what she was saying, breathless and pain and all, with time she didn't had any complaint. Like she started thinking, I told you, you think about your god, whatever, whoever you believe in, think about that god, and just leave and trust the process, nothing will happen. And then in 10-15 minutes I talked and everything, and then she was very comfortable, she cooperated also. Like in surgeries, cataract surgeries, or most of the eye surgeries, the patient has to look in the light. So then she was thinking that how will I be able to open the light? Then I explained all those things, and then in midway she was so comfortable, she was fine, everything, pulse also came normal, saturation was fine, and she comfortably, surgery went very well. So that positivity which she thought at that moment actually helped her to go through the whole process so easily. If she was anxious, she would have been like, little bit I touched, she would have had pain. Initially she had little bit also, I was touching, it's like irritation and all. Then slowly, then I distracted, talked, and then I was touching also, she didn't realize anything. So that way, that positivity really matters a lot, is what I feel. And I've seen also. ओके. और जब ये सर्जरी करते हैं तो यू यूज लोकल इन दैट सर्जरी? सो जब हम लोग कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं तो वी यूज ड्रॉप्स. एक्चुअली ये भी बहुत एनेस्थेटिक ड्रॉप्स यूज करते हैं. ये भी बहुत पेशेंट्स वरी करते हैं कि ड्रॉप से कैसे इतना एनेस्थीसिया आ जाएगा कि मेरे को दर्द ही नहीं होगा. बट वी यूज ड्रॉप्स, तो वो सरफेस को पूरा एनेस्थेटाइज कर देते हैं. फिर हम आंखों के अंदर एंटर करते हैं और अंदर एनेस्थीसिया डाल देते हैं, तो फिर लाइक ओवरऑल फुल एनेस्थेटाइज हो जाता है. सो कैटरैक्ट सर्जरी में मेन क्या होता है, पेशेंट को बस लाइट की तरफ देखना पड़ता है, और पूरी और ऐसा भी नहीं है कि एकदम थोड़ा हिले तो प्रॉब्लम है, नहीं वैसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो मूवमेंट रहता है हर किसी का. बट देन ऑल्सो ग्रॉसली अगर लाइट की तरफ देखें, जो कि हम उनको बताते हैं, जैसे ब्लू लाइट, बहुत सारे पेशेंट्स को ब्लू लाइट ऐसे दिखती है, आप उसकी तरफ देखिए और सर्जरी विल बी फाइन. यू विल नॉट हैव पेन, you will just feel it that someone is touching your eyes, but it will not be painful, or little bit of pressure you might feel, nothing will be painful, don't worry. So they'll be like fine, ठीक है. बट बहुत सारे पेशेंट्स वरी करते हैं कि आई लिड कैसे ओपन होगी. लाइक हम लोग बोलते हैं ना, तो उनको लगता है ऑब्वियसली लिड ओपन करके सर्जरी करना है, पर लाइट देखते ही मैं तो बंद कर ले रही हूँ. तो हम लोग बताते हैं नहीं, आप वरी मत करो, हम लिड में क्लिप लगाएंगे ताकि वो ओपन रहे, आपको उसके लिए वरी नहीं करना है. फिर द सेकेंड क्वेश्चन दे विल हैव कि अरे आप इंस्ट्रूमेंट लेकर आओगे मेरे आईज के पास, मुझे दिखेगा तो फिर मैं तो मूव कर लूंगी, मुझे डर लगता है. सो देन दैट इज वन मोर थिंग कि जब आपको आंखों में हम लोग सर्जरी के लिए लेके जाते हैं, तो वो लाइट जो फर्स्ट लाइट पड़ती है, उसके बाद जो है आपको ऐसा कुछ एविडेंटली नहीं दिखता कि क्या हो रहा है, बस आपको थोड़ा हेजी जैसा ब्लू लाइट वेव की तरह दिखता है. सो यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट समथिंग इज कमिंग नियर योर आइज और गोइंग अवे फ्रॉम योर आइज, वो सारी चीजें आपको पता ही नहीं चलेगी. So once we explain, then they are more like, they feel more confident and they are like, okay, fine, I will be able to cooperate like that. उनको लगता है. Okay, that's interesting. तो डॉक्टर अभी थोड़ी ग्लूकोमा के बारे में भी बताइए कुछ. ग्लूकोमा क्या होता है, कैसे होता है, what are the signs? So again I will take help. So with this, so glaucoma is a disease in which जैसे हमारी जो eyes है, it's like a ball. ओके. सो बॉल में लाइक ये आगे का पार्ट है, फिर उसमें एक लेंस हैंग हुआ है, यहाँ पर सेंटर में है, ये पूरा जो एरिया है इसमें थोड़ा फ्लूइड रहता है.
सो ये जो जो पीछे का पूरा एरिया नसों और लेंस के बीच में पूरा फ्लूइड रहता है। आगे भी ये लेंस और ये कॉर्निया के बीच का एरिया पूरा फ्लूइड पानी जैसा रहता है, यहाँ पे थोड़ा जेली जैसा रहता है। ये जो है आंखों की आई बॉल को ऐसे उसके प्रॉपर राउंड शेप में रखता है। अंदर कुछ रहेगा तभी, अदरवाइज तो वो कोलैप्स हो जाएगी। तो ये जो फ्लूइड है आई बॉल को शेप प्रॉपर शेप में रखता है। तो इसका एक प्रेशर होता है। अगर ये प्रेशर ज्यादा हो जाए, मान लीजिए अगर ये प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ये प्रेशर जो है यहाँ की जो ये वाली पार्ट है नसों का, अभी रेटिना नहीं, अभी ऑप्टिक डिस्क की हम बात करें, ये वाला जो पार्ट है जहां से पूरी नसें जो है यहाँ से बाहर निकल के ब्रेन को जाती है, तो ये वाला जो पार्ट है वो प्रेशर की वजह से ये पार्ट जो है डैमेज होने लगता है, तो इसको ग्लोकोमा बोलते हैं। तो ग्लोकोमा जो डिजीज होती है वो आंखों के प्रेशर की बढ़ने की वजह से आंखों की नसों में जो वीकनेस आती है उसको ग्लोकोमा बोलते हैं। ग्लोकोमा डिजीज में स्टार्टिंग स्टेजेस में या मीडियम स्टेजेस में भी, एक्चुअली मेन तो ग्लोकोमा के बहुत सारे टाइप्स ऑफ ग्लोकोमा होते हैं, केवल कुछ ही टाइप के ग्लोकोमा है जिसमें पेन या कुछ प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर ग्लोकोमा तो उसमें कुछ सिम्टम ही नहीं होता, मतलब पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो एकदम नॉर्मल होगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द डॉक्टर हमारे क्लिनिक से, और हम मतलब जहाँ से भी ट्रेनिंग हुई एंड ऑल, वी ऑलवेज चेक। कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, चाहे उसको ग्लोकोमा है नहीं है, कोई कंप्लेन है नहीं है, हम हर पेशेंट का आंख का प्रेशर चेक करते हैं और नसें चेक करते हैं, क्योंकि वी डोंट नो किसको है, पेशेंट बेचारा बता ही नहीं पाएगा, तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट पेशेंट शुड कम, देन वी ऑब्वियसली विल मेक श्योर कि उसको कुछ है नहीं वो इशू। बट डेफिनेटली इसीलिए हम लोग ये भी एडवाइस करते हैं कि आप प्लीज ग्लासेस, कहीं ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं वही चश्मे की दुकान पे गए, चेक कराए, ले लिए, तो वैसा नहीं करना चाहिए। हमेशा एटलीस्ट नसों का साल में एक बार टेस्ट कराना चाहिए। किसको ग्लोकोमा हो सकता है, किसको नहीं हो सकता है, उसकी कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं है। डेफिनेटली अगर फैमिली हिस्ट्री है तो चांसेस ज्यादा हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली में किसी को नहीं है और उस पेशेंट को है, तो इसलिए ग्लोकोमा का स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। मतलब आप डॉक्टर के पास जाएं तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर तो आजकल स्क्रीन खुद ही कर लेते हैं, मतलब वी डोंट वेट कि पेशेंट कुछ बोले, और वो दैट इज नॉट अ स्पेशल सेपरेट टेस्ट ऑल्सो। प्रेशर का टेस्ट हमेशा साथ में कर लेते हैं और उसके साथ नसों का टेस्ट व्हेन वी सी वी विल चेक। ग्लोकोमा डिजीज में क्या होता है, जो विजन होती है ना वो सेंटर में क्लियर रहती है, लास्ट लाइन तक पेशेंट पढ़ सकता है, एंड स्टेज तक, पर साइड की विजन फुल कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ट्यूबुलर विजन। मतलब सेंटर में अच्छा रहेगा, साइड से जो है वो धीमे 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 कम होना शुरू होगा। जैसे जैसे डिजीज का स्टेज बढ़ेगा वो वैसे वैसे धीमे धीमे कम होगा। तो ज्यादातर हम लोग क्या होते हैं, वी जस्ट फोकस ऑन द फ्रंट, वी डोंट लाइक अग्रेसिवली देखे कि अरे साइड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वैसा हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो उसकी वजह से इस डिजीज की प्रॉब्लम्स मतलब पेशेंट्स को इसलिए सिम्टम्स उतने समझ नहीं आते, क्योंकि साइड से विजन थोड़ा कम होती रहती है, तो इसलिए इसका चेकअप जरूरी होता है। अगर डायग्नोस हुआ मान लीजिए मीडियम स्टेजेस, अर्ली स्टेजेस में, तो वी विल जस्ट गिव ड्रॉप्स। अगर पेशेंट ड्रॉप से कंट्रोल हो रहा है देन वी जस्ट गिव ड्रॉप्स। ड्रॉप्स होता है इस जस्ट समझ लीजिए आप आई का प्रेशर ज्यादा है, जैसे बीपी होता है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो गोलियां खानी है, वैसे आई प्रेशर ज्यादा तो ड्रॉप्स डालना होता है, तो ड्रॉप्स देते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ड्रॉप से ही, एक्चुअली 90 to 95% पेशेंट ड्रॉप से ही कंट्रोल हो जाते हैं, और वो फिर दे जस्ट हैव टू कीप देयर आई प्रेशर अंडर कंट्रोल इन अ वे, दे शुड गेट इट चेक्ड। अपने को नहीं पता चलेगा कि वो कंट्रोल में है कि नहीं, हर 3-3 महीने पे डॉक्टर के पास जाके आई प्रेशर चेकअप कराना होता है। और अगर ड्रॉप्स 4-5 कैटेगरी ऑफ ड्रॉप्स है तो सारे कॉम्बिनेशन दे भी रहे हैं, या फिर ड्रॉप से पेशेंट को एलर्जी हो रही है, कुछ ऐसा इशू है, ड्रॉप से नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, देन वी गो फॉर सर्जरीज ऑफ ग्लोकोमा। ओके, तो जो आप बोल रहे थे कि इससे विजन कम होने लग जाता है, तो दैट मीन्स हमारा जो पेरिफेरल विजन होता है वो रिड्यूस होने लग जाएगा, राइट? ओके, और सर्जरी से फिर वो रिवर्सिबल होता है या फिर इट्स काइंड ऑफ अ परमानेंट डैमेज जो ग्लूकोमा की वजह से होता है? ग्लोकोमा का एक डैमेज है जो परमानेंट है, जो गया है हम उसको कभी वापस नहीं ला सकते, जो है उसको बचाना है, मतलब ये ग्लोकोमा का मेन है। इसीलिए इसका हम स्क्रीनिंग, सेम विद डायबिटिक रेटिनोपैथी, थोड़ा बहुत हम वी कैन ऑब्वियसली एडवांस स्टेज और मीडियम स्टेज में रिवर्सिबल है एटलीस्ट, बट इसमें तो ऐसा है कि एक बार गया तो वॉट एवर परसेंटेज इज गॉन। इट्स जस्ट दैट बहुत ही पेरिफेरी का होता है, मेनली पेशेंट्स को उतना इशू नहीं होता है। थोड़े एडवांस स्टेजेस में ग्लोकोमा के पेशेंट्स को बहुत ही मेन इशू जो होता है ड्राइविंग में होता है, क्योंकि साइड का दिखना मुश्किल हो जाता है। तो वी जनरली एडवाइस प्लीज डोंट लाइक, इनफैक्ट डीएल में है कि अगर आपके फील्ड्स, मतलब ये टेस्ट करते हैं और अगर आपको स्केबल सेंटर है साइड में नहीं दिख रहा है तो दे डोंट गिव ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसलिए ग्लोकोमा में एक मेन वो होता है, पर जो गया है सो वी कांट गेट इट बैक, इट्स
द सैड ट्रूथ। ओके, तो मतलब अगर मैं ये चीज भी करती हूँ, साइड टू साइड मैं चेक करती रहती हूँ रेगुलरली, दैट्स अ गुड चेक फॉर पर्सनल थिंग। So what happens to glaucoma? That is a good check. Like it's anything is a good check. I feel anything you check in your body is good check only. Something is always better than nothing. So राइट। that is a good check. But glaucoma में क्या होता है ना, हम सीधा देख रहे होते हैं। हम्म। तो जो मेन टेस्ट होता है ना, सो साइड में ऐसा नहीं कि पूरा ब्लैक हो जाएगा। वो हम्म। जो क्वालिटी है, वो जो क्लैरिटी है, वो धीमे धीमे कम होगी। तो ओके। ग्लोकोमा का टेस्ट भी ऐसे होता है कि लाइक एक चिन्ह रखते हैं और पेशेंट को बोलते हैं आप सीधा देखिए और साइड से हाँ। लाइट फोकस बताते हैं पॉइंट से। यू हैव टू ओके। प्रेस व्हेन यू सी। तो वो पॉइंट्स पे पहले ब्राइट लाइट दिखेगी, पेशेंट प्रेस किया, फिर उससे कम लाइट दिखेगी तो नहीं, थोड़ा दिख रहा है तो प्रेस किया, थर्ड लाइट में नहीं प्रेस किया, तो उससे आपको पता चलता है अच्छा ठीक है, नहीं फिर भी वहां पे भी डैमेज हो रहा है, इट्स लेस कंपैरेटिवली। तो वैसा ही है, आप अगर आप देख रहे हो कि आप सीधा देख रहे हो बट आपको साइड में कुछ दिख रहा है, कितना दिख रहा है, अगर दिख रहा है डेफिनेटली इट्स गुड, बट दैट दिस विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस अ मेडिकल टेस्ट। सो आप एक बार टेस्ट ऑब्वियसली। ईयरली वंस जो करा रहे हैं तो वो आप कराइए ही। और these all things definitely are always an add-on. Like if you test your eyes, it is always good to test your eyes like at home. That is a good thing. राइट। ओके, तो लास्ट में थोड़ी सी आई ट्रांसप्लांट के बारे में भी बात कर लेते हैं। Yeah. सो आई ट्रांसप्लांट की जरूरत किन किन केसेस में पड़ती है एक्चुअली, एंड क्या मतलब पूरा ये आई सॉकेट जो होता है इट्स कंप्लीटली द होल थिंग इज रिप्लेस्ड, या कुछ एक सर्टेन पार्ट होता है? सो आई ट्रांसप्लांट, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जैसे सेम ग्लोकोमा प्रॉब्लम है, अब ग्लोकोमा में नहीं दिख रहा तो आप कहोगे अरे कोई नहीं किसी और की आई लगा दो, जैसे हार्ट लिवर ऐसे ही होता है ना, थोड़ा अपन किसी और का लगा दे तो इट विल बी फाइन। बट आईज का वैसा नहीं है। सो आईज में क्या होता है, ये जैसे आईज है, केवल और केवल ये कॉर्निया ही चेंज करते हैं। दैट इज द ओनली थिंग विच कैन बी ट्रांसप्लांटेड, नथिंग एल्स इज ट्रांसप्लांटेड। एनीथिंग हैपन हियर इट इज परमानेंट, एनीथिंग हैपन हियर एनीवेयर इट इज परमानेंट। ओनली कॉर्निया, दिस इज द पार्ट विच इज ट्रांसप्लांटेड। और कॉर्निया जो पार्ट होता है आईज का, दैट इज लाइक उसको ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। तो जो आई ट्रांसप्लांट की सर्जरी होती है, डेफिनेटली अगर वो एक मतलब कुछ कैटेगरीज है, इन टाइप के केसेस में बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। मतलब अगर आप ट्रांसप्लांट करोगे तो पेशेंट का विजन अच्छा होने के चांसेस ज्यादा हैं। और किन केसेस में करते हैं, जैसे आप वही है कॉर्निया केवल चेंज कर सकते हो, तो कोई भी ऐसा केस जिसमें कॉर्निया डैमेज हुआ है वी कैन रिप्लेस इट। लाइक कभी कभी क्या होता है कैटरैक्ट सर्जरी, एज आई टोल्ड यू ना, अगर बहुत हार्ड है ये लेंस तो हम अंदर बहुत लेजर यूज है, कभी कभी उस लेजर की वजह से कॉर्निया का अंदर अंदर वाला पार्ट वीक हो जाता है। तो फिर हम लोग उसमें ये कॉर्निया की सर्जरीज इतनी मॉडिफाई हो गई है कि 10 माइक्रोन्स की लेयर्स हम रिप्लेस करते, लाइक एज अ लाइक वी डू लाइक दैट, कि ये बस अंदर की एक पतली लेयर निकालेंगे और वही एक पतली लेयर किसी डोनर से लेके उसमें डालेंगे, विच इज लाइक 10 to 15 माइक्रोन, दैट ओनली इज द थिकनेस। तो ऐसा ये रिप्लेस करते हैं। अगर फुल व्हाइट हुआ है तो पूरा निकाल के फिर पूरा नया लगाते हैं किसी और का, उसमें फिर 16 स्टिचेस होते हैं, पेशेंट को फॉलो अप करना पड़ता है। अगर मान लो आप इन्फेक्शन हो गया पेशेंट को कॉर्निया पे, वो उसकी वजह से फुल व्हाइटनेस आ गई है, तो फिर अपन रिप्लेस करके एक नया कॉर्निया लगाते हैं ताकि उसको क्लैरिटी आए, क्योंकि कॉर्निया इज लाइक अ विंडशील्ड। जो कार में होता है ना, अगर उसमें कुछ लग गया है तो फिर अपने को कुछ नहीं दिखेगा, पीछे सब कुछ अच्छा है तब भी दिखना ही नहीं होगा, तो इसलिए उसको रिप्लेस करते हैं। किराटोकेनेस अगेन एक डिजीज है जिसमें कॉर्निया रिप्लेस करते हैं। तो ऐसे कुछ डिजीजेज है जिसमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट एडवाइजेबल होता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट जैसे किराटोकोनस जो डिजीज है, वो जो मैं आपको बोली थी ना, थिन होके आगे कोन की तरह आ गया, उसके भी सेपरेट कैटेगरीज हैं कि इस स्टेज में हम लोग लेंस ट्राई करते हैं, पेशेंट लेंस से कंफर्टेबल नहीं है, ये चीजें हैं, तो फिर देन वी विल गो फॉर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। तो वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट इज मच सेफर, उसके 90 to 95% सक्सेस रेट होते हैं। ओनली थिंग पेशेंट को फॉलो अप करना है, लाइफ लॉन्ग ड्रॉप्स, एटलीस्ट फॉर मेनी इयर्स ड्रॉप्स डालते रहना है, वो सारी चीजें करें तो इट इज अ सेफ, लाइक वेरी गुड व्हेन कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गन इन द बॉडी। eye की surgery is much safer comparative, like transplants are much safer and you don't have to take oral in most of the cases, drop से ही चल जाता है। मतलब रिजेक्शन के लिए नॉर्मली क्या होता है, कोई और बॉडी पार्ट अपन मतलब किसी का ट्रांसप्लांट हुआ तो वी विल गिव ओरल इम्यूनोसप्रेसेंट्स, कि वो किसी और का डाला है तो अपनी बॉडी उसको रिजेक्ट नहीं करना, तो हम इम्यूनिटी लो करते हैं उन पेशेंट्स की, उनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं।
तो उसमें क्या होता है, इम्यूनोसप्रेशन से कोई है तो उसको कोई और इन्फेक्शन होने, वो सबके डर ज्यादा रहते हैं, दैट पेशेंट हैज टू बी वेरी केयरफुल। बट आईज में क्या है, हमें ओरल इम्यूनोसप्रेशन देने की जरूरत है, तो सिस्टमिकली मतलब बॉडी के वजह से पेशेंट हेल्दी रहेगा। बस आई ट्रांसप्लांट करेंगे, ड्रॉप्स देते हैं स्टीरॉइड्स की, दैट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। ओके, और आई ट्रांसप्लांट में जैसे किसी का भी आई दूसरे के आई में जा सकता है, या फिर जैसे हम लोग लिवर में या हाथ में जैसे कई कई चीजें देखनी पड़ती है ना, मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, सो आईज में भी आईज होता है में वो चीज? वैसा नहीं, नहीं आईज में वैसा नहीं है थैंकफुली। तो ओके। आईज में है किसी का भी, बट डेफिनेटली वेन एवर वी आर टेकिंग अ डोनर वी विल मेक श्योर कि उसको कोई इन्फेक्शन नहीं था। लाइक वो राइट। जब कलेक्ट करते हैं आई बैंक में, तो उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई लॉन्ग टर्म क्रॉनिक, अगर वैसे टिश्यूज लेते हैं, बट दोज विल गो टू रिसर्च पर्पस और ट्रेनिंग में जाएंगे। जो ट्रांसप्लांट करने से टिश्यू है वो जो है हेल्दी पेशेंट है, कोई सडन जैसे कि सडन किसी वजह से हार्ट अटैक या कुछ उसकी वजह से, मतलब बहुत ही नॉर्मल टाइप ऑफ चीजों में, या अगर एजेड पेशेंट भी है तो उनका ऐसा कुछ गुप्तनीय टाइप की वजह से नहीं हुई है डेथ, और कुछ मतलब ऐसी चीजें विच इज वेरी डायरेक्ट, तो वैसी चीजों के लिए उनके जो कॉर्नियाज होते हैं वो पेशेंट्स को जाते हैं। और कॉर्नियाज जो हम कलेक्ट करते हैं फिर वो जो है ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। हर किसी पेशेंट का जब कॉर्निया जब कलेक्ट करते हैं तो फिर पूरी आई बॉल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ओके। केवल वो सेक्टर पार्ट, बिकॉज अंदर से सब ब्लड वो सब आने लगेगा ना, तो फुल लेते हैं। पैक करते हैं, एक आर्टिफिशियल वहां पे एक आई जैसे दिखने वाला इम्प्लांट छोड़ देते हैं ताकि पेशेंट्स अजीब ना लगे रिलेटिव्स को। राइट। और हाँ, तो मतलब वैसा उनको स्ट्रेस ना हो कि क्या हो गया वैसा। तो वो जो है वो ऐसा ट्रेनिंग के लिए वो सारे कुछ कॉर्नियाज जाते हैं, और कुछ कॉर्नियाज जो हेल्दी हैं उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है। कॉर्निया लेते वक्त ब्लड टेस्ट होता है, पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, मतलब आई डोनेशन के टाइम, और उस सब के हिसाब से फिर वो आई बॉल्स जो लिए जाते हैं वो कैटेगराइज होके फिर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को दिए जाते हैं। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो डॉक्टर चारुल, एंड में आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इतने सारे पेशेंट्स को देखते हैं, तो बहुत लोग होंगे जो वो आई हाइजीन जो मेंटेन करनी चाहिए वो नहीं करते, या फिर गूगल बाबा जी की जय लोग बहुत करते हैं आजकल। तो कुछ ऐसे मैसेज है जो आप मतलब देखते हैं कि लोग बहुत कर रहे हैं ये मिस्टेक जो उनको नहीं करनी चाहिए, विच कैन रियली मेक देम ब्लाइंड इन लॉन्ग रन? सो आजकल तो वी सी लॉट ऑफ पेशेंट्स विद स्क्रीन, जो मैंने बोला वो सारी चीजें फॉलो करे तो अच्छा है। और क्या कहते हैं, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको इंटरनेट नहीं देखना चाहिए, यू कैन सी बिकॉज दैट विल एक्चुअली हेल्प यू, सो इट विल डेफिनेटली सॉल्व हाफ ऑफ अवर थिंग कि आप देखोगे। पर आप आओगे फिर आप अदर 10 इधर उधर वाले क्वेश्चंस पूछोगे जो ऑब्वियसली वी आर देयर टू सॉल्व। सो एज अ डॉक्टर आई फील इट्स फाइन इफ द पेशेंट सीज नेट, इट इज ओके, बिकॉज अगर आप नेट देखोगे तो आपको 10 प्रोबेबिलिटीज पता चलेगी, बट आपको 10 प्रोबेबिलिटीज नेट सच्चाई भी बताएगा। जैसे अब पेशेंट मेरे पास आएगा और पूछेगा कि नहीं चश्मे का नंबर बढ़ेगा नहीं ना, तो अगर वही चीज वो नेट में सर्च करेगा तो नेट वाले बोलेगा हाँ नहीं बढ़ सकता, अरे सॉरी जस्ट मैं बोलूंगी कि नहीं बढ़ सकता है, उसका कह नहीं सकते। वही चीज वो नेट में सर्च करेगा तो हाँ बढ़ सकता है कह नहीं सकते, पर चश्मा नहीं लगाए तो जरूर बढ़ेगा। तो फिर उस चीज से क्या होता है, उनको एक डबल डबल हाँ ठीक है ये भी वही बोल रहे हैं ना, वो भी वही बोल रहा था, तो हाँ ठीक है वैसा लगता है। और 10 और डाउट्स मिलते हैं वो पूछ के क्लियर कर सकते हैं। तो नेट से आप देखो तो दैट इज लाइक फाइन, इनफैक्ट यू शुड एक्चुअली बी मोर अवेयर, लाइक वी सी मोर सर्वर पेशेंट्स की वो इतने वरी ही नहीं करते, हमने मस्त लाइट लिए हुए। आई फील कि आज के इस पे थोड़ा आप वरी करके थोड़ा देख लो पढ़ो लिखो, बट कभी भी नेट की चीज है क्योंकि गूगल में थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज रहता है, और उसमें से आप जो हो वो जो 1000 पॉसिबिलिटीज बोलते हैं वो 1% जो होता है वही सारा लिख देते हैं, 99% उस प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो आप नेट पढ़ के वरी मत करिए, आप हमेशा जाइए किसी मेडिकल प्रोफेशनल, जो भी आपका सेक्टर है जो भी डिजीज है उसके स्पेशलिस्ट से जाके बात करिए, उनसे पूछिए कि एक्चुअली ये है समथिंग कि ये इज जस्ट लाइक वंस इन अ ब्लू मून टाइप वाली थिंग है, तो वो आपको बताएंगे क्लियर कर देंगे। तो नेट पढ़ना चाहिए पर उससे पढ़ के स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। वो एक आई विल डेफिनेटली टेल ऑल द पेशेंट्स कि आप वरी मत करिए, आई टेस्ट कराते रहिए। बच्चों का भी आई टेस्ट जरूरी है, बच्चों को विजन लेस होती है तो उनको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनको लगता है जो उनको दिख रहा है वही नॉर्मल सबको दिख रहा है, देयर इज नथिंग टू कंपेयर। उनकी विजन लेस है, उनको लगता है नहीं नहीं यही है, मैंने बचपन से ऐसा ही देखा है, ऐसा ही दिखता है, सबको ही ऐसा दिख रहा होगा।
तो इसलिए वो बता नहीं सकते अनलेस वो इस क्लास में सबसे पीछे बेंच पे बैठे और उनको नहीं दिख रहा, उनके बगल वाले को दिख रहा है, तब उनको लगता है नहीं नहीं शायद मुझे कुछ गड़बड़, तब वो घर में आके बताते, बट दैट इज अ वेरी लेट थिंग एंड नॉट एवरीवन, सबके साथ नहीं होता है। तो इसलिए बच्चों का टेस्ट हमेशा कराते रहिए, हर बच्चे का टेस्ट होना चाहिए, आई टेस्ट। आंख एक बार टेस्ट हो जाएगा तो आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा कि आपको दोबारा कब आना है, कैसे है ये सारी चीजें। एज अडल्ट प्लीज टेक विजुअल हाइजीन, व्हाट आई टोल्ड, स्क्रीन से रिलेटेड हमेशा उसका ख्याल रखिए, क्योंकि वी आर सीइंग पेशेंट लाइक रिसेंटली नहीं, फ्यू मंथ्स बैक एक पेशेंट आया था, ही वाज हैविंग लॉट ऑफ पेन एंड व्हेन वी चेक एवरीथिंग वाज नॉर्मल, ओनली थिंग वाज ही हैड यूज स्क्रीन होल नाइट। अब आंख जो है ये मसल्स बहुत स्ट्रेन और स्पैज्म जैसा हो गया था, तो ही वाज हैविंग लॉट ऑफ पेन, वाज नॉट एबल टू ओपन आईज। देन वी गेव लिटिल पेन किलर्स एंड ऑल, दिया अपना ट्रीटमेंट तो हुआ, बट वी डोंट वांट यू टू गो टू दैट फेज। सो आप अगर पहले से ही थोड़ा अपना ध्यान रखेंगे आंखों से रिलेटेड तो इट विल बी फाइन। शुड कैटरैक्ट एज यू क्रॉस 50 डेफिनेटली गेट योर आइज चेक, कैटरैक्ट है कि नहीं इवेलुएट कराइए। लेजर रिलेटेड सर्जरीज जो आजकल आई हैं कैटरैक्ट की, वो अर्ली और मीडियम स्टेजेस में बेटर होती हैं अगर आप ऑपरेट कराएं, rather देन लेट स्टेजेस में जब बहुत हार्ड हो जाता है तो ज्यादा लेजर चाहिए, तो और इश्यूज होने के डर रहते हैं। पहले ऐसा कहा जाता था कि पूरा पक जाए मोतियाबिंद तब ऑपरेट कराओ, पर वो सर्जरी अलग थी, वो बहुत बड़े कट वाली अलग टाइप की सर्जरी थी। अब जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, मीडियम स्टेज में कराए तो अच्छे प्रोग्नोसिस रहता है। तो कैटरैक्ट का वैसा करिए। शुगर के पेशेंट्स कोई दो राय ही नहीं, आपको आई टेस्ट कराते रहना है, मतलब वो कंपलसरी है। और नॉर्मल शुगर को तो कंपलसरी कराना है, बट एनीवेज हर किसी को कराना है, क्योंकि ग्लूकोमा और कुछ ऐसे डिजीज है जो कि विजन में कुछ इशू नहीं होता है और वो प्रोग्रेस करती रहती है साइलेंट थीफ की तरह। तो वो सारी चीजें हमें देखना जरूरी होता है। तो एट द एंड सब टेस्ट कराते रहिए। एक बार आप टेस्ट एटलीस्ट एक बार जाइए, उसके बाद आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि आपको कब दोबारा आना है। और हाँ, यहाँ से याद आया एक और क्वेश्चन, मिथ्स क्या क्या है आई हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें? जैसे एक तो वही था कि चश्मा लगाओगे तो नंबर बढ़ेगा, नहीं लगाओगे तो दैट इज वन ऑफ द थिंग। व्हाट आर अदर मिथ्स? एक और है कि आई मूव करने, मतलब वही एक्सरसाइज करने से नंबर हाँ, चेंज हो जाएगा या कम हो राइट, जाएगा, विच राइट। इज अगेन नॉट ट्रू एज आई टोल्ड। एक हम्म। और है वही कैटरैक्ट पूरा पक जाए तब उसके बाद आप सर्जरी करवाओ तो वो बेटर होता है। ऐसे आज में भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं आजकल हमें, मतलब फ्यू डेज बैक ओनली आई हैड अ केस, फुल हो गया है, एक आई फुल ऑपरेट करा चुके हैं, दूसरे आई में फुल पक गया है, तो मतलब फुल मैच्योर हो गया है। सो आई वाज लाइक व्हाई डिड यू, एनीवेज वन आई तो है, तो ये कहते नहीं नहीं मैंने वेट किया है, मैं सोचा कि पूरा हो जाए तब मैं आता हूँ। मैंने कहा ये आपको किसी ने, नहीं नहीं मुझे किसी ने बोला था। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तो आप उतना लेट तक आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक मिथ है बहुत बड़ा कि एंड तक वेट करते हैं। एक और मिथ है कि अनलेस कोई दिक्कत हो आपको जाने की जरूरत नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि आप पहले से ही टेस्ट कराओ, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसलिए एक और मिथ है ब्लू फिल्टर ग्लासेस का, वो तो मुझे लगता है लाइक सच अ ह्यूज मार्केटिंग गिमिक, बट हाँ तो वो है विच ऑल्सो आई क्लियर, आई थिंक ब्लू फिल्टर शुड नॉट बी worn होल डे, क्योंकि इट विल फिल्टर द ब्लू रेज विच इज एक्चुअली। देन आई टॉक टू अ फ्यू पीपल ऑल्सो दैट ग्लास कंपनी से, मैंने कहा फिर आप बनाए ही क्यों? देन दे टोल्ड कि नहीं हम सारे ब्लू लाइट नहीं स्टॉप करते हैं, हम केवल हार्मफुल वाली स्टॉप करते हैं। मुझे लगा हार्मफुल वाली तो एनीवेज नेचुरल लेंस ही स्टॉप कर देता है, तो वो इतना कुछ जरूरी ही नहीं है। पर दे लाइक नहीं नहीं ये अच्छा है। सो देर इज नो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, अब उनका लेंस कितने वेवलेंथ स्टॉप कर रहा है क्या नहीं स्टॉप कर रहा है, वी डोंट हैव दैट आइडिया। सो एनीवेज ब्लू लाइट स्टॉप करने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपको सन से मिलता है उससे बहुत ही कम, सन से जितना 15 मिनट में मिल जाए आपको ब्लू लाइट, आप घंटों स्क्रीन यूज करो तब भी उतना ब्लू लाइट एक्सपोजर नहीं होता है। तो इट्स नॉट कि आप ब्लू फिल्टर डालोगे तो बहुत इफेक्ट होगा, बट डेफिनेटली ब्लू लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी एंड फॉर एनर्जेटिक फीलिंग। सो डे टाइम तो नहीं यूज करना चाहिए उतना। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मिथ। Thank you, Dr. Sharul, for coming here and sharing all your wisdom, your experience, and so many thoughts on eye hygiene and busting all these myths about eyes. It was very helpful, and I'm sure जितने भी लोग देख रहे हैं उनको काफी सारी knowledge मिली होगी, and they will better care about their eyes now. थैंक यू सो मच रचना बुलाने के लिए।
So I was also really willing कि कोई मतलब I really want to actually tell all these things to everyone कि भाई ये चीजें हैं, you should try to do that. So I am so happy that you gave a platform so that I was able to share my knowledge, and I hope that it will be of help for you and your subscriber and other people also, for everyone. Thank you so much for Yes. calling. It was really Thank you. pleasure talking to you. सेम हियर डॉक्टर चारुल। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग जो ये एपिसोड देख रहे हैं, आई एम श्योर आपको थोड़ा सा रुककर सोचने पर इस एपिसोड ने जरूर मजबूर किया होगा। तो प्लीज अपनी आई हेल्थ को एक प्रायोरिटी दीजिए, चाहे वो आप हों, आपके पेरेंट्स हो या बच्चे हों। और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, स्पेशली अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। And do not forget to subscribe, Blossom every day, and I'll see you in the next video. Until then, keep learning, keep growing, and keep blossoming every day. Thank you so much for joining in.